वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे मेहमान जिनको जो कि ऐसी इंडस्ट्री से हैं, जनरली इस इंडस्ट्री को मैंने अभी तक टैप नहीं किया, तो मैंने सोचा कि इनको बुला लेना चाहिए। इनका बड़ा डिटेल्ड और जिसे कहते हैं कि बड़ा एक वसी एक्सपीरियंस है मीडिया और जर्नलिज्म के अंदर। जर्नलिज्म में शायद मैंने किसी को बुलाया था, आई डोंट थिंक सो। असदुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर जो हैं वो ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं, इससे पहले वॉर जोन फील्ड प्रोड्यूसर भी रहे हैं जियो के साथ। इसी के साथ साथ सीनियर प्रोड्यूसर करंट अफेयर्स फॉर जियो, डायरेक्टर करंट अफेयर्स फॉर कैपिटल टीवी एज वेल एज नियो टीवी। बड़ा आपका जो डाइवर्स एक्सपीरियंस है और स्पेसिफिकली जो मीडिया का जो बूम आया था 2000s के अंदर, जिसमें जो है ये सारे चैनल्स बने और ये सारा कुछ हुआ, तो उस टाइम के ऊपर यू आर अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। सर थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। एकदम मुजम्मिल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई वाज नॉट लाइक लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे कोई बच्चे अपने ब्लॉग्स या व्लॉग्स में या पॉडकास्ट में कोई हमें वो दे, और हमें होना भी नहीं चाहिए इतनी ऐसी जगहों पे। लेकिन थैंक यू वेरी मच। मैंने देख रहा था व्हेन यू इनवाइटेड मी, यू हैव अ वेरी वेरी ह्यूज फॉलोइंग एंड क्वालिटी ऑफ योर पॉडकास्ट आर वेरी गुड। मैं आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। मतलब यार चलना चाहिए। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं कि मैं स्टार्ट करूँगा, ज़ाहिर है मैं मीडिया की तरफ भी जाऊँगा, मैं जर्नलिज्म की तरफ भी जाऊँगा, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपने किस तरह स्टार्ट किया। इज दिस समथिंग जिसमें आपने कोई मैस कम्युनिकेशन पढ़ी और आपने कहा कि अच्छा आई वांट टू बी जर्नलिस्ट, या इज दिस मोर ऑफ अ चांस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन? यार नहीं, मैंने मैस कम्युनिकेशन नहीं पढ़ी। और ये अलग बात है कि मैस कम्युनिकेशन में आमतौर पे वो बच्चे एडमिशन लेते थे हमारे ज़माने जिनको कहीं और नहीं मिलता था। आजकल का मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल आई एम श्योर कि वो ढूंढ के जाते होंगे, क्योंकि मीडिया इतना बूम हो गया और फलाने एंकर की इतनी सैलरी और ये शायद आजकल जाते हों। लेकिन हमारे ज़माने में तो वो जाते थे जिनको कहीं और एडमिशन नहीं मिलता था। तो मैं वैसे गया नहीं। मैं बहुत कहने कि मेरा इस फील्ड में तुक्के से आ गया था। अच्छा, हाँ, मतलब ये समझ लें कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, कुछ नहीं थी, और कॉलेज से पढ़े थे। मगर एक था कि जब अफगान वॉर एंड हो रही थी, राइट 80s, मैं उस वक्त मैट्रिक कर चुका था। और वो आपको पता है जब पाकिस्तान में आप होता था, जब आपने मैट्रिक किया और कॉलेज, उसके बीच में कोई 6 महीने होते हैं, राइट, जो आप कुछ नहीं कर रहे होते। और हमारे माँ बाप तो कहते थे बेटा टाइपिंग सीख लो, शॉर्ट हैंड सीख लो। आपको तो पता भी नहीं होगा शॉर्ट हैंड क्या होता है, लेकिन एक चीज़ होती है, राइट, शॉर्ट हैंड सीख लो, टाइपिंग सीख लो। पता नहीं कोई उस ज़माने में कोर्सेज बहुत ऑफ़र करती थी गवर्नमेंट। मैं चूँकि कराची का जंपल हूँ, जो पंजाबी जिस तरह कहते हैं, पैदाइश वदाइश, दोस्ती यारी, माँ बाप की कब्रें, घर, सब कुछ कराची में। तो सिंध गवर्नमेंट बड़े अच्छे कोर्सेज भी ऑफ़र करती थी। उसमें इलेक्ट्रिशियन का भी कोर्स था, तो प्लम्बर का भी कोर्स था, तो टाइपिंग का भी था। तो वो 6 महीने कुछ ना कुछ करना होता था। तो लकीली हुआ ये कि अब घर में, चूँकि माँ बाप ने बड़ी मेहनत करके एक अच्छे स्कूल से पढ़वा दिया था, इंग्लिश वो मीडियम स्कूल, और क्या नाम है, उसमें इंग्लिश अच्छी हो गई थी। उर्दू तो घर की लौंडी थी हमारे, क्योंकि हमारे घर में उर्दू लिखना, बोलना और टोकना एक दूसरे को, माँ बाप या नानी की तरफ से। हमारी नानी जो थी वो प्री पार्टीशन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स भी रही हैं इंडिया की, मैं ख्याल में मुंबई की, अब बम्बई जिसे कहते थे। और वो कायदे-ए-आज़म वाली मुस्लिम लीग की प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी भी रही हैं अपने रीजन की। अच्छा। और अपने ज़माने की उन चंद ख़वातीन में से थी जो उन्होंने वो किया हुआ था, मुंशी फाजिल, विच इज़ लाइक MA और BA, राइट। तो वो घर में मौजूद हों, और फिर सुबह उनको आपने अखबार भी पढ़ के सुनाना, क्योंकि वो जब हम बड़े हो रहे थे तो बहुत ज़ईफ़ हो गई थी। तो एक सुबह काम था कि जंग अखबार आ रहा है, एक डॉन अखबार आ रहा है, वो भी पढ़ के सुनाने आपने। तो वो एक एक लाइन पे, एक एक लफ्ज़ पे टोकती भी, ये लफ्ज़ इस तरह नहीं बोला जाता, ये इंग्लिश में ऐसे नहीं है। तो एक अच्छी ग्रूमिंग घर से, तरबियत अच्छी हो गई थी। स्कूल में तो हम फेल ही होते थे अक्सर चीज़ों में। अच्छा। तो फेल क्या होते थे, बुरे स्टूडेंट्स थे, बैक बेंचर्स थे, मतलब स्पोर्ट्स हो गए, ये हो गए, बाकी हर काम पढ़ाई के अलावा स्कूल में जितने उसमें अच्छे थे, बाकी काम पढ़ाई में ज़रा वीक थे। तो उस ज़माने हुआ कि जब मैं मैट्रिक कर रहा था, तो मुझे एक दोस्त के बड़े भाई ने कहा कि यार तुम कॉलेज में एडमिशन में दे रहे हो, पैसे कमाने हैं कुछ? मैंने हाँ,
पैसे किसको नहीं कमाने, क्या करना है? हाँ भाई पैसे कमाओ, मोटरसाइकिल लूँगा। कहने लगे इतने, कहने मोटरसाइकिल से ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि कौन सा काम कह रहे हैं। कहने भाई बात, अच्छा उस ज़माने में ये समझें कि अफगान वॉर ख़त्म हो रही थी, राइट, लेकिन ख़त्म नहीं हुई थी। जिहादियों के, जैसे हम जिहादी या मुजाहिदीन के कैंप्स होते थे चमन बॉर्डर के पास, तुरखम के पास, और उस ज़माने में CNN नहीं था, और CNN था ही नहीं। CNN तो ये बिल्कुल गल्फ वॉर जब हुई है ना, इराक वाली और कुवैत वाली, तब उससे कुछ अर्सा पहले शायद इसीलिए स्टार्ट किया गया था कि उस वॉर को कवर करना है, पता नहीं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। खैर, तो उस ज़माने में चूँकि बड़े किसी भी जो यूरोपियन टेलीविजन्स थे, जिसमें इटली का हो गया, स्पेन का हो गया, जर्मनी के, उनके कोई बड़े ब्यूरोज़ नहीं थे यहाँ पे पाकिस्तान में। अब तो सबके बड़े बड़े ब्यूरोज़ हैं ना, पाकिस्तान में नहीं होते थे। तो उनकी टीम्स आती थी, जर्नलिस्ट की, प्रोड्यूसर की, कैमरामैन की, और उनको एक फिक्सर चाहिए होता था। जर्नलिज्म में फिक्सर वो आदमी होता है जो जर्नलिस्ट नहीं होता आमतौर पे, लेकिन वो किसी भी जर्नलिस्ट को होटल का कमरा, गाड़ी, किससे इंटरव्यू करना है, लाइन अप करना है, ये वो इंतजामात करके देता है। एक तरह का ट्रैवल एजेंट कह रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्सर। तो उन्होंने मुझसे कहा यार फिक्सर की जॉब है। तो उस ज़माने में जो इंटरनेशनल मीडिया टीम्स आती थी मुजाहिदीन के इंटरव्यूज़ करने या उनकी कार्रवाइयों और उनकी कामयाबियों को वेस्ट वर्ल्ड में फैलाने के लिए, तो उनको फिक्सर चाहिए होता था। और ऐसा बंदा जो इंग्लिश तो कम से कम अच्छी बोलता हो, नौजवान हो, पाकिस्तान को जानता हो। अच्छा, पाकिस्तान को जानता हो ये था कि मैं वाहिद बंदा था स्कूल में, शायद अपनी क्लास में, जो हर छुट्टियों में कहीं ना कहीं हम चले जाते थे। मतलब मरी तो वॉज नो बिग डील फ्रॉम कराची उस ज़माने में। ऑलमोस्ट ऑल बलोचिस्तान सारा, पार्ट ऑफ KP के GB। उस वक्त तो ये KKH इतनी अच्छी नहीं थी, तो बड़ी ख़तरनाक जगह पे जो हम जब बताइए यार मैं वहाँ गया हूँ, तो लोगों को नाम नहीं पता होता था। अच्छा ये भी कोई जगह है पाकिस्तान में। अच्छा उस ज़माने सेल फोन और सोशल मीडिया तो कुछ ना, वो तो आपने जो अपने कैमरे से, फिल्म वाले कैमरे से, जिसकी फ़िल्म डेवलप होती है, आपके पास, हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि नेगेटिव तो बन गया, अब उसके पॉजिटिव बनवाने, उसके पैसे नहीं होते थे। वहाँ 4 रुपये का एक प्रिंट बनता था और एक रील में 36 तस्वीरें होती थी, तो 36x4 वो बहुत पैसे होते थे। मतलब सोच के कि यार ज़रा अगले महीने छोड़ो, तो वो तस्वीरें भी आप ही देखते थे, वो शेयर तो नहीं हो रही कि सोशल मीडिया पर। तो घर वालों को ही पता है या करीब दोस्तों को, यार ये फलानी जगह गया था। अब ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट ही हम करा, वो कलर महंगी होती थी। अब अगर वो कोई खूबसूरत सा पहाड़ और ग्रीन दरख्त है, वो कुछ नहीं है, वो ब्लैक एंड वाइट मोहम्मद अली ज़ेबा वाली फिल्म का कोई सीन है। तो उसने बोला यू आर वेरी, तुम्हारे तो सारी क्वालिटीज़ फिक्सर की पूरी हैं। अच्छा, तो फिर पहली टीम कोई इटालियन थी या पता नहीं स्पेनिश थी, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। डॉलरों में उन्होंने पेमेंट की, मैं उनको लेके चमन बॉर्डर गया, और फिर आगे जो भी उनके जो हैंडलर थे मुजाहिदीन के, वो बहुत कोऑपरेटिव थे। कहाँ जाना है वो सब बता देते थे, बेटा यहाँ जाओ, इससे मिलो, इससे ये सवाल करना है, वो सब आराम से हो जाता था। तो बिफोर कमिंग इनटू प्रैक्टिकल लाइफ मैं कोई 6 महीने फिक्सर का काम करता रहा, तो मैं बड़ा फैसिनेट होता था। उनके इतने बड़े बड़े कैमरे होते थे, और वो अपनी ज़बान में और माइक पकड़ के और गुफ्तगू, और वो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल शूटर है। एक मुजाहिद जो है उसको बार बार कहा जा रहा है यूँ चल के आओ और यूँ गन लोड करो, और गन ऐसे, मतलब ये कमा फिल्म ही बन रही है। तो ये एक छोटा सा मेरा एक्सपोजर था। लेकिन मैंने पहली नौकरी मीडिया की नहीं की। जैसे कॉलेज से फारिग हुआ, नौकरी को करनी है, कुछ हालात करनी है। मुझे होटल में जॉब मिली एयरपोर्ट पे। अच्छा। कराची में, वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA का होटल था अपना ज़ाती। उसमें वो लोग ठहरते थे जो ट्रांजिट पैसेंजर्स होते थे। उस ज़माने में कराची बहुत मसरूफ़ एयरपोर्ट था। पैन एम, तो ब्रिटिश एयरवेज, तो एयरलंका, और ये और वो फलाना, पता नहीं कौन कौन सी एयरलाइंस आती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे कोई दुनिया के हर मेजर एयरपोर्ट का एक 3 लेटर कोड होता है, वो याद हो गया था। अच्छा, जैसे पेरिस का PAR भी है, और वो दूसरा एक तो पेरिस का एयरपोर्ट है, एक दूसरा चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट है। इस तरह लंदन में 3 एयरपोर्ट हैं। मुझे वो किसको पता लंदन में 3 एयरपोर्ट हैं, कि हीथ्रो भी है और गेटविक भी है और एक तीसरा स्टैनस्टेड भी है। तो ये बहुत कम उम्र है ना, एक अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू की। तो वो होटल की जॉब मिल गई, मैं बहुत अर्सा करता रहा। और वो होटल में था, फ्रंट डेस्क मैनेजर था, और मैं GRO एक चीज़ कहलाती, गेस्ट रिलेशन ऑफिसर, एंड आई वाज नॉट 22 येट।
सिर्फ ज़बान चूँकि अच्छी, घर वालों ने तरबियत अच्छी कर दी थी, तो उन्होंने बोला था यार, जो उन्होंने नौकरी, गेस्ट रिलेशन ऑफिसर क्या करता था कि जो कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट होते थे उनको वहीं एयरपोर्ट पे ही, जहाज़ पे ही रिसीव करना, उनको कस्टम ये वो करके होटल तक पहुंचा देना और फिर चले जाना। तो मेरी रातें दिन एयरपोर्ट पे ही गुजरते थे। एयरपोर्ट इज़ अ फैसिनेटिंग जगह। अगर आप इंसानों के बारे में, एक चीज़ होती है मैन वॉचिंग, एक बाकायदा फील्ड है जिसको बाद में बॉडी लैंग्वेज भी लोग कहना। अगर आपने मैन वॉचिंग करनी है जिसमें वुमेन भी है, ऑफकोर्स कोई इतना मतलब कुछ भी इंसानों को देखना है आपने, उनके बिहेवियर्स कैसे होते हैं। मेरे ख्याल में एयरपोर्ट या बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन से बेहतर कोई जगह नहीं होती। कुछ लोग छोड़ने आए होते हैं, कुछ लेने आए होते हैं। मैं पैसेंजर्स की बात नहीं कर रहा, तो वो जो एक क्राउड है। तो चूँकि एयरपोर्ट पे मेरे कई साल गुजरे और उसमें वो वाले टाइम भी थे कि जब पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, और उसमें ये भी थे कि पूरे शहर में दंगे फसाद हो रहे हैं, लाशें गिर रही हैं। उसमें वो टाइम भी थे कि दुनिया में कहीं जंग हो रही है और जहाज़ डाइवर्ट होके आ रहे हैं। उसमें वो टाइम भी थे कि एयरपोर्ट पे किसी ने घुसने की कोशिश की, दहशतगर्द ने हाई अलर्ट। सो आई हैव सीन मुख्तलिफ फेजेस ऑफ अ लाइफ एट एयरपोर्ट। तो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट, अब टाइम गुजारना क्या है कि अब जारी बात है बैठ जाता था मैं, और मैं लोगों को देखा करता था कि कुछ लोग छोड़ के आ रहे होते हैं, फैमिलीज होती हैं, कुछ दूसरा बाकायदा उनका फील करते हैं कि दे फील पेन आपको नज़र आता था उनकी आंखों में या उनकी बॉडी लैंग्वेज में, कि हाथ यूँ है या सर ऐसे झुका हुआ है या हंस भी रहे हैं लेकिन मुंह इधर कर। तो आपको पता लगता था ये पार्टिंग का जो पेन है कितना ज़बरदस्त और कितना स्ट्रांग होता है। तो ऐसे भी थे, मुझे वो भी नज़र आते थे कि जैसे ही वो बंदा अंदर गया वो पलटे होने का शुक्र है गया। मैंने ये भी देखा है। और ये रोज़ का सीन है, एक दिन का नहीं है। इस तरह रिसीव करने वाले आ रहे हैं, बेचैनी से इधर से उधर टहल रहे हैं, ये किसी को बोल रहे हैं भाई ज़रा देखना वो है कि नहीं, क्योंकि हमारे एयरपोर्ट्स के निज़ाम भी आपको पता है ना, एडहॉक है, राइट, आज तक है। तो वो लोगों को एक्चुअली देखने का बहुत मौका मिला। अच्छा, इसी जॉब के दौरान जो था वो मुझे इंग्लैंड जाने मौका मिला किसी काम से। मैं इंग्लैंड गया, वहाँ रहा कुछ अरसे, हॉलैंड गया और यूरोप ऑलमोस्ट सारा जो मेनलैंड यूरोप है, जो आजकल ईयू में है। इंग्लैंड तो नहीं है, तो ईयू वाला यूरोप, उस ज़माने में ईयू नहीं था। राइट, तो आपको ये भी याद रखना होता था, फ्रांस में फ्रेंच फ्रैंक्स चलते हैं, जर्मन में डुशमार्क्स होते हैं, हॉलैंड में गिल्डर्स होते हैं, इंग्लैंड में पाउंड्स होते हैं, इटली में लीरा होता है। तो एक उस ज़माने की एक, तो मैं कह रहा हूँ मैं बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस और एक्सपोजर होना शुरू हो गया कि क्या कैसे ये वो। जब मैं वापस आया तो होटल वालों ने कहा जी आपकी जॉब तुमने किसी और को दे दिया। ओह, तो डेस्परेशन, क्या करें। एक दोस्त ने बोला भाई, अब बचपन का दोस्त था, वो बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिव कमर्शियल बनाता था, टीवी एड्स जिसे हम कहते हैं ना। उसने कहा यार मेरे पास बंदे की जगह खाली, तू आजा मेरे पास। मेरा भाई मुझे नहीं पता तुम्हारी ये क्या होता है टीवी शीवी। मैंने एक ज़माने में देखा वो जो आते थे बाहर से ना, जर्नलिस्ट वगैरह के ना, वो छोड़ो दूसरा काम है, तो मेरे पास आया, उसके पास चले। और जब मैं वहाँ गया तो मुझे आई रियलाइज कि हाउ सैड आई वॉज इन माई प्रीवियस जॉब। कितने ऐसे की थी आपने पुरानी जॉब? होटल वाली 10 years। अच्छा। एंड नाइट्स एंड डेज, ईद वाले दिन भी, तो मुहर्रम वाले दिन भी, तो घर में बर्थडे है बच्चे की, तो मैं एयरपोर्ट, मतलब वो ऐसे जॉब्स थे। ओनली देन आई रियलाइज आई वाज अ सैड पर्सन इन दैट जॉब। फिर मुझे वो, जैसे आज आप लोग कहते हैं ना जॉब सेटिस्फैक्शन और वर्किंग व्हाट यू लाइक, इफ यू वर्क इन अ क्या कहते हैं, इन अ प्रोफेशन विच यू लाइक, देन यू आर नॉट वर्किंग, यू आर डूइंग योर हॉबी। उस ज़माने में उस वक्त तक तो इतनी ये, तो आजकल तो हर बच्चे को कोट्स और ये व्हाट्सएप पे आ रहे होते हैं या उधर होते हैं, पता नहीं हर जगह कोट्स आ रहे होते हैं ना। आजकल हर कोई अल्लामा हो जाता है, ओहो वॉलेटायर ने ये कहा था, तो शेक्सपियर ने ये कहा था। उस ज़माने में तो खुद ही समझना पड़ता था ज़िंदगी को, थोड़ी सी कॉमन सेंस और रैशनैलिटी और ऑब्जेक्टिविटी और थोड़ी सी एक क्वेश्चन, ये क्यों हो रहा है। वाह, जैसे एक जो बड़ी महंगी एक किताब थी, इतनी मोटी, मैंने तनख्वाह में पैसे जमा करके 2 महीने बाद ख़रीदी थी, इतनी मोटी, 2 जिल्दें थी। वो एक जर्मन किताब का इंग्लिश तर्जुमा था, हाउ थिंग्स वर्क। अब तो आप गूगल पे चेक कर लें ना, अब तो आप गूगल टैप किया ये वो कि पेन कैसे काम करता है, बॉल पेन,
या G3 राइफल कैसे काम करती है, या वॉक्सवैगन का इंजन कैसा होता है। उस किताब में होता हाउ थिंग्स वर्क। वो इस तरह की मुझे चीज़ें थी, क्यों था ना, कैसे हो रहा है। रिवर्स इंजीनियरिंग बचपन से करते थे खिलौनों की, नया खिलौना आया खोल दिया, यार ये कैसे चल रहा है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें थी, माँ बाप भी नहीं मना करते थे। तो जब मैं इस फील्ड में आया, आई रियलाइज कि यार दिस इज समथिंग आई एंजॉय। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता कैमरा काम कैसे करता है, ये लाइटें क्यों होती हैं, और ये लाइट इस रंग की क्यों है और ये इस रंग की क्यों है, बैक लाइट क्या होती है, बैकग्राउंड लाइट क्या होती है, फेस लाइट क्या होती है, फिल लाइट क्या होती है, की लाइट क्या होती है, हाई की लाइट क्या होती है, और ये टंगस्टन के बल्ब क्या करते हैं, ट्यूब लाइट क्या करती है। तो यू स्टार्ट। उस ज़माने में वेब पे इतना मौजूद नहीं था, तो मेरे बड़े भाई अमेरिका में होते हैं। मैंने उनसे कहा भाईजान मुझे टीवी प्रोडक्शन पे जो भी किताब मिले भेज दें। अच्छा, मेरे भाई खुद UCLA से फिल्म के ग्रेजुएट थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने अपना पूरा कोर्स भेज दिया उठा के। अब वो किताबें, उस ज़माने में नेट पे तो कुछ भी नहीं होता था। नेट पे हाँ बहुत ज़्यादा जो चीज़ मिल जाती थी वो बे वॉच की हीरोइन के शॉर्ट्स मिल जाते थे, वो रेड बिकिनी में भाग रही है या वो, उससे ज़्यादा नेट पे और इतनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। तो वो किताबें मैंने पढ़नी शुरू की UCLA के फिल्म कोर्स की। वो तो मेरे सर पे से गुजरे, लेकिन चूंकि आई वॉज ऑलरेडी इन द फील्ड, में बहुत अच्छे अच्छे सीनियर्स थे मेरे साथ, तो उनके आगे रख देता था। वो कहते भाई ये कहाँ से आया है, क्या है, अच्छा नहीं इसका मतलब ये है, जो f स्टॉप होता है वो ये होता है, और ND फिल्टर जो इसको कहते हैं न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर, ये होता है। इस तरह की चीज़ें। फिर हुआ यही कि उस्तादों जिनको खुद नहीं पता था और वो उसके मास्टर्स थे, लेकिन चूंकि पढ़े हुए इतने नहीं थे, उनको मुझे समझाना आसान। तो इट्स लाइक आई वाज वर्किंग इन ए यूनिवर्सिटी, राइट। तो वो फिर प्रोडक्शन के साथ साथ फिर जब अच्छा फिर हुआ ये कि 2002 आ गया, इस सारे गुजरते तो पता लगा जी नए चैनल्स लॉन्च हो रहे हैं। STN पहले से काम कर रहा था, वहाँ 1-2 दफ़ा गए तो वो कुछ समझ नहीं आया। उनका अपना एक तरीका था, अच्छा काम कर रहे थे वो लोग। और अच्छा, जितने भी एक चीज़ हमेशा याद रखें, कम से कम मेरे साथ तो ये है, जितने भी TV चैनल्स होते हैं, चाहे वो म्यूज़िक के हैं, चाहे वो ड्रामे के हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट के हैं, चाहे वो न्यूज़ के हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के हैं, दे आर नॉट चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है वो, दे हैव टू मेक मनी। राइट। एक बिजनेस मॉडल है, राइट, इट्स अ बिजनेस। तो जो कर रहा होता है ना, चाहे वो हम कहते हैं यार छोटा सा TV पता नहीं क्या कर रहे हैं, एक लड़की को बिठा दिया वो कॉलेज सुन रही, दैट्स देयर बिजनेस मॉडल। हमें क्वेश्चन करने का हक नहीं है। मतलब हम वो जो भी कर रहा है सही कर रहा होगा तभी तो कर रहा है वो। हाँ, कहीं किसी की जान को तो खतरे में नहीं डाल रहा, नंबर 1। 1-2 चीज़ें होती हैं, देखनी होती हैं। कोई किसी हम अपने माशरे के किसी ग्रुप को तो टारगेट नहीं कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों या उनके काम या उनकी किसी चीज़ में खलल या उनको ख़तरे में तो नहीं डाल, इस तरह की चीज़ें अगर नहीं कर रहे तो दे आर फाइन, ओके गुड, मेरे हिसाब से। तो हुआ ये कि फिर पता लगा ये चैनल्स लॉन्च हो रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई एक आर्मी जनरल डिक्टेटर की मौजूदगी में वो इतना हिम्मत उसमें आ गई है, उसने कहा कि मीडिया खोल दो। जनरल परवेज़ मुशर्रफ, आप आज के मीडिया वाले कुछ भी कह लें, इट वाज जनरल मुशर्रफ, परवेज़ मुशर्रफ हु ओपन दिस फ्लड गेट्स ऑफ मीडिया कि हाँ ठीक है तुम भी करो, जो मर्जिया करो। अब जो मर्जिया का कुछ लोगों ने लिटरली उसको ले लिया बाद में दे पेड फॉर देयर मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ जो कुछ भी करो, बट क्रेडिट वेयर ड्यू मस्ट बी गिवन कि वो मुशर्रफ ने कहा खोल लो। फिर इसी तरह जियो में इंटरव्यूज़ हो रहे थे, जियो लॉन्च नहीं हुआ था, होने वाला था। अच्छा, उस ज़माने में एड्स पाकिस्तान में बनने तकरीबन, अब चूँकि आई वॉज बिकम लाइक, अच्छा हाँ सॉरी, इस दौरान मैं बताना भूल गया, आई जॉइन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ठीक हो गया। उस वक्त पाकिस्तान की बहुत अच्छी एजेंसी थी और उस एजेंसी का बड़े अच्छे क्लाइंट थे। अब उस एजेंसी की कुछ एक चीज़ ऐसी करनी होती है जो टेलीसिने कहलाती है। टेलीसिने क्या होता है कि TV कमर्शियल ज़माने में 35 mm फिल्म पे शूट होते हैं, जिस पे फिल्में बनती है ना, अगेन सेम प्रोसेस के पहले नेगेटिव बनेगा, फिर उसका पॉजिटिव बनेगा, फिर उसमें साउंड ऐड होगी। वो साउंड जब उस फिल्म में लगती है, जिस प्रोजेक्टर में फाइनली चलनी होती है, वो कहलाता है मेरिट प्रिंट। अदरवाइज ऐसा नेगेटिव, पॉजिटिव एंड देन अ मेरिट प्रिंट, जिसमें साउंड इफेक्ट्स या म्यूज़िक या डायलॉग या जो भी चीज़ें आप
वो ग्राफिक में आपको, अगर आप लाइट में देखें तो आपको वो ग्राफ्स में नज़र आएगी। तो अब ऐड तो शूट हो गया, ठीक है, चलाना है टीवी पे, और टीवी पे तो टेप चलती है, यूमेटिक या वो दूसरी पुराना एक फॉर्मेट था। तो वो फिल्म से टेप पे जो कन्वर्जन है वो, अच्छा एक और प्रॉब्लम हो जाती थी, फिल्म के होते हैं 24 फ्रेम्स पर सेकंड, राइट, वीडियो के होते हैं 25, तो वो एक फ्रेम कहाँ से ऐड होगा, इसका मतलब है कि कुछ मसले गड़बड़ टेक्निकल हो जाए। लेकिन सबसे पहली चीज़ कि फिल्म जो प्रोजेक्शन पे चलती है वो वीडियो पे कैसे आएगी। एक तरीका तो ये है, आपने वो फिल्म का एक फ्रेम डाला किसी प्रोजेक्शन पे और वहाँ से एक फ्रेम वीडियो से खींच लिया, फिर दूसरा, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर आपका 2 घंटे की शूट है तो ये 15 दिन का काम है। तो एक तरीका ये भी था, देसी तरीका, लेकिन ये अच्छा हाई कॉल, क्यों हमारे क्लाइंट्स बहुत अच्छे थे जिस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैं था। तो उन्होंने फिर ये किया कि मुझे जो पीछे प्रोडक्शन का मेरा और थोड़ी नॉलेज जो मेरी बेस बेहतर थी दूसरे लोगों से, तो वो उस ज़माने सिर्फ 2 करीब तरीन जगह थी पाकिस्तान की वहाँ होती थी, एक सिंगापुर में, थाईलैंड में बहुत बाद में शुरू हुई, और एक ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं कम से कम साल में 2-3 ट्रिप्स मेरी इनमें से किसी एक कंट्री में लग जाती थी। तो उससे और एक्सपोजर मिलता था, चीज़ें बाहर के प्रोफेशनल्स कैसे काम करते हैं, और जहाँ मैं जिन जगहों पे जिन फैसिलिटीज़ पे जाता था वहाँ जर्नलिस्ट भी आए होते थे अपनी चीज़ें कराने, डॉक्यूमेंट्रीज, तो इंटरेक्शन होता था, बातें होती थी, तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना। आई वॉज वेरी लकी, ऑनेस्टली मैं बताऊँ, आई वॉज वेरी लकी दैट आई बीन, और मैंने कभी प्लान नहीं किया, ये मेरे ज़िंदगी या गोल का प्लान का हिस्सा नहीं था, पहले मैं ये करूँगा ये करूँगा, मैं तो भाई नौकरी करनी है, पैसे कमाने, कुछ भी करना पड़े, तो वो ये प्लान नहीं था मेरा। बट लाइफ टुक मी ऑन अ राइट पाथ, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं सही एक्सपोजर और सही नॉलेज मुझे लोगों ने इम्पार्ट भी की, मैंने सीखी भी। बहुत से लोगों को मिल रही होती है और वो सीख नहीं रही होता है, हम छोड़ो यार, इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट समाउ थी, मैं सीख जाता था या मैं कोशिश करता था। तो ये सब करने का जब टीवी चैनल लॉन्च हो रहा था, एड्स बनने बंद हो गए ऑलमोस्ट पाकिस्तान में। सारे अच्छे डायरेक्टर्स जो ऐड बनाते थे उन्होंने अपने ऑफिस ही थाईलैंड में बना लिया, वहाँ चीपर था, वहाँ इक्विपमेंट अच्छा था, वहाँ चीज़ें, कैमरा और क्या नाम है, टैलेंट जिसे हम कहते हैं, मॉडल्स जिसे आप कहते हैं, वो भी हर तरह की अवेलेबल थे। गोरा भी अवेलेबल था, तो देसी शक्ल की भी अवेलेबल थी मॉडल, तो ये वो एक ज़माने में। तो अब जॉब हमारी जो थी वो ख़तरे में पड़ी हुई थी, और तो ऑलमोस्ट ख़त्म थी। तो हम पता कोई टीवी चैनल आ रहा है न्यूज़ का, जंग वालों का, वहाँ इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, मैं वहाँ चला गया इंटरव्यू देने, कह सुन के किसी को, भाई मेरी सीवी तो पहुँचा दो। तो अल्लाह का शुक्र है इंटरव्यू हुआ और वो पास हो गया। उन्होंने एज एन एपी कुड बी एसोसिएट प्रोड्यूसर, असिस्टेंट प्रोड्यूसर, मुझे आज तक नहीं पता लगा वो जो उन्होंने मुझे एपी हायर किया था, मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर था कि असिस्टेंट प्रोड्यूसर था, मुझे याद नहीं है, मुझे श्योर भी नहीं है, क्योंकि काम वो मुझसे सारे लेते थे, एपी का काम भी और एसोसिएट प्रोड्यूसर का काम भी और प्रोड्यूसर का काम भी। समटाइम्स मैं कोऑर्डिनेटर भी होता था जो लाइनअप कर रहा होता ना चीज़ें, भाई ये कर। तो इट वाज अ वाइड फील्ड आते ही मिली, एक नया और अच्छा, जो उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि जियो ने एक बहुत अच्छा किया था कि जंग के जितने सीनियर जर्नलिस्ट थे ना, कामरान खान, इफ्तिखार साहब और अंजुम साहब, अंजुम रशीद साहब, हामिद मीर और बहुत सारे लोग हैं, मैं उनके किन किन के नाम लूँ, कयूम सिद्दीकी, ये बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं और अरसे से प्रिंट के काम करते आ रहे थे। मुझे इनके साथ काम करना पड़ा और मुझे जो एक्सपोजर जर्नलिज्म का इन मास्टर्स, ये मास्टर्स थे अपने, इनके थ्रू मुझे जो एक्सपोजर हुआ ना और जो मैंने सीखा, और चूँकि मेरी एक पुरानी आदत थी सीखना, पढ़ना, सीखना, हाउ थिंग्स वर्क, वो जो किताब मैंने ख़रीदी, इनको नहीं पता लगा कि मैं इनसे क्या क्या सीख रहा हूँ। इवन माई बॉस, ही वॉज इंटेलिजेंट पर्सन, अजहर अब्बास, आई थिंक इज़ द बेस्ट मीडिया मैनेजर सो फार इन पाकिस्तान। और वो तो अपने फ़ोन्स पे बात कर रहे होते थे, उस ज़माने में फ़ोन आ गए थे, और मैं सुन रहा होता था और मैं ये गेस कर रहा होता था कि अगला बंदा क्या कह रहा है, जिसका ये जवाब दे रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं। तो गेसिंग गेम में मैं कभी सही होता था, कभी ज़्यादातर गलत होता था। वो गलत होना वॉज अ लर्निंग कर्व, वैसा कर्व इतना सही होना शुरू हो गया, तो दैट वॉज लाइक, मतलब वो ब्लेसिंग थी। उसके बाद फिर आई डिडंट लुक बैक, फिर तो एक चैनल, फिर चैनल लॉन्च कैसे होते हैं, SOPs कैसे होते हैं, वो क्या होती हैं, पॉलिसीज़ क्या होती हैं, लाइन टो करना क्या होता है, लिफाफा सहाफ़ी किसे कहते हैं, और लिफाफा सहाफ़ी क्या वाकई में लिफाफा लेता है या गाड़ी और प्लॉट भी ले सकता है, आई डोंट नो। मतलब
कुछ भी ले सकता है ना। जैसे आजकल मेरे एक दोस्त हैं फार्मास्यूटिकल के, बहुत हाई ओहदे पर है, वो बता रहे थे कि जब हम अपनी दवाइयों के लिए वो बेचते हैं ना डॉक्टर्स के पास, वो आपने देखा होगा डॉक्टर की क्लिनिक में बाहर एक बंदा बड़ा सा बैग लेके बैठा होता है लेदर का आमतौर पे, वो रैप कहलाता है, मेडिकल रैप। वो एक्चुअली उसका काम होता है कि डॉक्टर साहब ये दवाई है, ये 20 रुपए की भी मिल रही है, हमारी 400 रुपए की है, तो प्लीज़ मरीज को ना ये लिख दिया करें। उसके लिए डॉक्टर कोई ना कुछ चीज़ तो ऐसे तो कोई नहीं किसी को इस दुनिया में दे रहा होता। तो वो मेरे जो दोस्त हैं फार्मा में, वो बता रहे थे कि ज़्यादातर डॉक्टर्स जो है ना बड़े अच्छे हैं, हमारी दवाइयाँ रेफ़र भी कर देते हैं, मगर ये कहते हैं साल में 1-2 दफ़ा हमें फैमिली के साथ उम्रा करा दिया करें। तो लिफाफा ऐसा भी होता है। राइट। और तो वो सहाफ़ी कैसे होते हैं, पर्सनल लाइफ में कैसे होते हैं, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा लर्निंग कर्व था। और मेरे ख्याल में कोई एकदम, मैं जैसे कहते हैं ना उठा के आपको कोई आउट ऑफ द फायर एंड इनटू द व्हाट पैन, या आउट ऑफ द पैन और इनटू द फायर। तो मतलब फ्रॉम एडवर्टाइजिंग आई वाज इनटू द पूल ऑफ जर्नलिस्ट। राइट। और इतने अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट, इवन जूनियर भी जो थे ना, सम ऑफ देम बिकम बहुत बड़े आज जर्नलिस्ट हैं। और ये तुक्का नहीं होता, वो जो लोग होते हैं मेहनत बहुत होती है उनके पीछे। अब वो जर्नलिस्ट आपको पसंद है या नहीं पसंद है वो आपका पर्सपेक्टिव है, लेकिन उसकी एक पूरा कैरियर है, आप उसको आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते। करते हैं तो आप गलत करते हैं। तो मैं वाज लकी कि मैं जो था ना, मेरे चारों तरफ जर्नलिस्ट ही होता था। तो आहिस्ता 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 जब मैंने पूछा, किसी ने कहा जी वो नियाजी साहब की किताब नहीं पढ़ी है आपने असद साहब? मैं बोला नियाजी साहब कौन है? नियाजी साहब को नहीं जानते? तो इसके अंदर आप प्रेस एंड चेंज आपने नहीं पढ़ी होगी। ओ, मैंने बोला भाई ये तो किताबें हमने नहीं पढ़ी। किताबें मैं हमेशा पढ़ता था। फिर एक नया काम, वो जो UCLA की किताबें साइट पे रखी हैं फिल्म प्रोडक्शन की, अब मैंने जर्नलिज्म की बायोग्राफीज़ और ये जो हमारे सहाफ़ियों ने लिखी हैं, और आमतौर पे बहुत चटपटे मज़े की भी थी, मतलब बाज़ार हुस्न से पार्लियामेंट तक, और ये मतलब इस तरह की भी पढ़ी, दूसरी भी पढ़ी, फिर प्रेस एंड चेंज भी पढ़ी, फिर मर्डर ऑफ हिस्ट्री भी पढ़ी, फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान भी अच्छा ओ, यानी इस तरह की, अरे ये तो पता ही नहीं था मुझे, फिर ये समझ में आना। फिर ऑपरेशन जिब्राल्टर भी पढ़ा। ऑपरेशन जिब्राल्टर, अगर उसका जो सादा सा नाम है, वो 1965 की वॉर है। राइट। तो फिर इस तरह चीज़ें पढ़नी शुरू की, फिर बायोग्राफीज, फिर एक्स जर्नलिस्ट की। तो वो एक और लर्निंग कर्व था। तो एंड आई एम स्टिल लर्निंग यार, ऑनेस्टली मैं बताऊँ, आज भी मुझे कोई चीज़ पता, मैं हाँ रियली अच्छा ये भी है। सो इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस। एंड एक चीज़ मैं कहता हूँ मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, अरस्तु भी शायद कहता है, या कौन था, मैं इसलिए इंटेलिजेंट हूँ कि मुझे कम से कम ये पता है कि मुझे नहीं पता। कुछ लोगों को सब पता होता है, मैं वो नहीं हूँ, मुझे सब पता ही नहीं है यार। मुझे हर दफ़ा नई चीज़ पढ़नी पड़ती है, समझनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। मज़ा आया तो आई विल कीप इट, अदरवाइज आई मूव समवेयर एल्स। बट आई ऑलवेज लर्निंग। दिस द जिस्ट ऑफ माई होल कैरियर इज दैट आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा। अच्छा, इंटरेस्टिंग। सो हमने थोड़ा सा आपका वो तो कवर कर लिया कि हाउ डिड यू सॉर्ट ऑफ इवॉल्व इनटू द पर्सन दैट यू आर टुडे। नाउ आई लाइक टू गो इनटू मोर ऑफ अ फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्री, राइट? के और पर्टिकुलरली मैं उठाऊंगा मीडिया इन पाकिस्तान को। जाहिर है कि एक बड़ा एक कंटेंशियस किस्म का एक टॉपिक बन चुका है ओवर टाइम, एवोल्यूशन उसकी ऐसी हुई है। दुनिया भर में हम मीडिया को देखते हैं तो उसका एक बड़ा क्लियर रोल आई गेस इवॉल्व ऐसे हुआ। और शायद मैं जिस तरह से देखता हूँ कि हमारे यहाँ अखबार पढ़ने वाले भी एक पर्टिकुलर क्लास थी, मीडिया देखने वाली जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गई वो क्लास। और फिर सोशल मीडिया पे तो दैट्स जस्ट ब्लू अप। देयर इज़ कॉन्स्टेंटली दैट थिंग वेयर जस्ट लाइक यार ये मीडिया के जर्नलिस्ट जो हैं ये चूना लगा रहे हैं, जिस तरह आपने बड़ा इंटरेस्टिंगली बोला, आपने कहा कि ये बिज़नेस है, इनहेरेंटली इट इज़ अ बिज़नेस। और उसमें उसके ऊपर अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि एक बिज़नेस कर रहे हैं, और जाहिर है कि एज लॉन्ग एज देयर इज़ अ डिमांड फॉर एनीथिंग तो दैट वो एक प्राइवेट सेक्टर, एक कैपिटलिस्ट एनवायरनमेंट में उसके लिए सप्लाई साइड आएगी। जो क्वेश्चन मेरा है, मैं ज़रा थोड़ा जिसे कहते हैं ना कि एक मैक्रो क्वेश्चन थ्रो करूँगा। एक ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट जो आपकी अर्लियर बात भी थी उसका भी मैं काउंटर भी इसी के अंदर ही होगा कि एक कॉन्सेप्ट होता है एथिक्स इन जर्नलिज्म का, जिसमें जाहिर है कि अगर बाहर का कोई जर्नलिस्ट होगा, अगर मैं मीडिया को रखूँगा तो वो एक अलग होगा, अगर मैं जर्नलिज्म की बात करूँगा तो उसमें जाहिर है कि एक कॉन्सेप्ट होगा एथिक्स का, उसका एक करियर पाथ है, एक रिक्वायरमेंट है, एक जॉब टाइप है। तो उसके अंदर एक वो चीज़ थी। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली द वे दैट इट हैज़ इवॉल्व्ड, हमारे यहाँ कॉन्स्टेंटली हम उसको एक बड़ा सिनिकल नज़र से देखते हैं।
आपके क्या, हाउ वुड यू कॉन्टेक्चुअलाइज दैट सिचुएशन? अगर मैं प्योरली फ्रॉम अ पब्लिक स्टैंड पॉइंट बताऊं कि मीडिया को इस तरीके से देखा जाता है, तो व्हाई डिड दैट इवॉल्व लाइक दैट? अच्छा, जब मैं आया आपके इधर स्टूडियो में, द फर्स्ट थिंग आई नोटिस्ड कि मेरी बैकग्राउंड में अखबार लगे हुए हैं, राइट, प्रिंट के, राइट। अखबार उर्दू का हो, सिंधी का हो, पंजाबी के भी होते हैं, बहुत अच्छा एक अखबार होता है बुलेखा, वो ज़रूर पढ़ना। अब पता नहीं अब आता है नहीं आता, हर ज़बान में अखबार होता है। अखबार को पढ़ने के लिए आदमी का पढ़ा लिखा तो होना है ना, इतना तो हो ना कि पढ़ा लिखा। पाकिस्तान की जो 195 मुल्क हैं दुनिया के जिनकी रैंकिंग हुई है एजुकेशन के ऊपर, पाकिस्तान का 107वां नंबर है, राइट। ठीक है। यानी कि हमसे कोई 106 मुल्क, 195 में से 106 मुल्क हमसे बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में। उसलिए उसको और थोड़ा माइक्रो होके देखेंगे ना। अब मैं आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो टॉप 10 कंट्रीज हैं विद बेस्ट एजुकेशन, नॉट ओनली सिस्टम बल्कि एजुकेटेड पीपल, वो सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अंडर डेवलप एक भी नहीं है, ना डेवलपिंग कंट्री कोई नहीं है। उसके और माइक्रो में जाएं कि प्राइमरी किसकी अच्छी है और सेकेंडरी एजुकेशन किसकी अच्छी है और मास्टर्स डिग्री और प्रोफेशनल डिग्रीज का, तो वो और लिस्टें बनती है। जो प्राइमरी वाले हैं ना, उसमें टॉप 10 में सऊदी अरब भी है। अच्छा। और हमारा तो जिक्र भी नहीं है इन दास्तानों में, जो दास्तानें हैं ना, हम तो वो कोई 107वें नंबर पर हैं पीछे। तो अखबार की क्या ज़रूरत है इस मुल्क में भाई? पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ते हैं। जब टीवी नहीं था, अगर पाकिस्तान की मीडिया हिस्ट्री को आप थोड़ा सा पीछे से जाके देखें ना, लेट्स से देखो, मैं आई वाज बोर्न इन 60s, राइट। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 16-17 साल ही हुए थे। जब आप पैदा हुए हैं, मैं ख्याल में 80s में हुआ, 90s में, तो 30-40 साल हो गए थे पाकिस्तान, 40 साल बिल्कुल, है ना। तो मैंने लालटेन भी देखी है, मैंने घर में रेडियो भी ट्यून किए हैं कि अब 9 बजे जो है या 8 बजे फलाने AM से 607 या पता नहीं किससे खबरें आएंगी, या यहाँ से आकाशवाणी लगेगा, या यहाँ से वो सैलानी साहब का प्रोग्राम आएगा, इंडियन गाने आएंगे। मैंने वहाँ से, आई एम कमिंग फ्रॉम देयर, मेरी बैकग्राउंड वो है। मैंने वो वक्त भी एक होटल में एक आदमी अखबार पढ़ रहा है ज़ोर ज़ोर से, 20 आदमी सुन रहे हैं, राइट। मीडिया जो हमारे यहाँ टेलीविज़न है, आपने एस्थेटिक्स की बात की, आपने इसकी मैंने प्राइमरीली तो ये कहा कि आई अंडरस्टैंड कि मीडिया की एवोल्यूशन ऐसी हुई ना कि अखबार पढ़ने वाले ज़्यादा थे ही नहीं, तो आपके पास बड़ी एक छोटी सी मार्केट थी, फिर टीवी आया तो वो बड़ी हो गई, और अब क्यों हो गई? सोशल मीडिया आ गया तो वो बहुत बड़ा हो गया। टीवी इज़ फॉर अनएजुकेटेड पीपल हु कैन नॉट रीड न्यूज़पेपर्स, राइट। मैं अभी देख रहा था आपकी प्रोफाइल का, आपके पता नहीं 2-2.5 लाख पता नहीं कितने फॉलोअर्स हैं यार। इंस्टाग्राम के मेरे को तकरीबन 1,30,000 है। 1 लाख फॉलोअर्स हैं। अब ये लिटमस टेस्ट है, उनसे पूछ लें एक पोल डाल के कि आप में से कितने लोगों ने अखबार लास्ट वीक में पढ़ा है, क्योंकि ऑलरेडी आपके जो फॉलोअर्स हैं वो सोशल मीडिया वाले हैं। तो इट्स अ वेरी पर्टिकुलर फोकस्ड ग्रुप आपको मिला हुआ है जो बताएंगे। आई एम श्योर मोर देन 60% कहेंगे अखबार तो हमने 1 हफ्ता 10 दिन पहले कहीं पढ़ा हुआ देखा था, पढ़ा नहीं है। ठीक है, वो नान खरीदे थे तो देखा था। हुआ ये कि हमारा जो मीडिया जो था ना, या जर्नलिज्म, सॉरी मीडिया की बात नहीं करते, मास कम्युनिकेशन की बात, अखबार था, रेडियो था, अखबार था, रेडियो था, रेडियो कंट्रोल था, राइट। रेडियो कंट्रोल था, कंट्रोल एक मतलब गवर्नमेंट के अलावा कोई बात नहीं हो सकती। बहुत अच्छे अच्छे गाने आते थे, इकबाल बानो गाती थी, मेहंदी हसन गाते थे, मैडम नूरजहां भी गाती थी, बड़े बड़े शोरा उस पर होते थे। खबर अखबार पे आती थी। अखबार हमारे बहुत पावरफुल था अनटिल दिस 2002 जब ये लॉन्च होने शुरू हुए टीवी चैनल। मुझे अच्छी तरह याद है, आज एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो आज भी अल्लाह उनको सलामत रखे, बेनज़ीर ने उनको कहा था, और वो जब अब वो टीवी पर हैं लेकिन जब वो अखबार में थे तो बेनज़ीर ने उनको कहा था आपकी रिपोर्टिंग की वजह से मेरी गवर्नमेंट गई है। सो जर्नलिस्ट फर्स्ट इतना पावरफुल था कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, द डॉटर ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इन एक महफिल में कह रही कि आपकी रिपोर्टिंग की वजह से मेरी गवर्नमेंट डिसमिस हुई है। वो जर्नलिस्ट था प्रिंट का,
अब वो टीवी पे आ गए हैं। तो प्रिंट वॉज अ वेरी स्ट्रांग मीडियम, आज भी है, लेकिन उसको लोग पढ़ते नहीं हैं। और आपने अगर पाकिस्तान के जर्नलिज्म का सही चेहरा देखना है तो वो टीवी नहीं है, वो आज भी प्रिंट ही है। राइट। अच्छा, जो लोग माइग्रेट कर गए फ्रॉम प्रिंट टू टीवी, वो आज भी अपनी, वो कहते हैं कुछ, वो जो होते हैं ना थोड़ा सा ऑब्सेशन, वो एक कॉलम तो ज़रूरी लिखते हैं कहीं ना कहीं। राइट। तो मेरा ख्याल है कि इफ़ यू रियली वांट टू लुक एट द ओवरऑल पिक्चर ऑफ पाकिस्तान जर्नलिज्म, नॉट जस्ट मीडिया, तो आप अखबार तो कभी कम से कम पढ़ें, और कुछ नहीं तो उनके कॉलम्स पढ़ लें। राइट। है ना? सो यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड इन पब्लिक और बिहाइंड क्लोज डोर्स। टीवी में जब आए ना ये जर्नलिस्ट, हमारे जर्नलिस्ट बुरे नहीं है। नंबर वन, ये जो है ना कि वो लिफाफा जर्नलिस्ट और ये परसेप्शंस हैं। देखें, आप इस्लामाबाद बॉर्न है ना? बॉर्न इन जद्दा, बट अच्छा, बेसिकली इस्लामाबाद आपकी सिटी है, राइट? हाँ जी। नो, मतलब आई डोंट नो इस्लामाबाद एज मच एज यू डू, बिकॉज यू 27 साल से मैं यहीं पर हूं। राइट। इस्लामाबाद को देख लें, आप मत जाएं डिटेल में। एक इस्लामाबाद सिटी है पाकिस्तान की जिसके लिए चीफ मिनिस्टर की ज़रूरत नहीं है कि वो इंटरवीन करके कुछ चीज़ें सही करें। उसके लिए किसी सूबे की गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की, कैबिनेट से ज़रूरत नहीं है कि ये रोड बन जाए, ये ना बने, ये ना। इट्स डायरेक्टली अंडर द नोज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द मोस्ट पावरफुल एग्जीक्यूटिव। राइट। मतलब काम के हिसाब से, मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। इस्लामाबाद सही शहर है आपके हिसाब से? क्या यहाँ रोडें सही हैं? क्या यहाँ की पुलिस 100% ठीक है? क्या यहाँ बैगर्स जगह जगह जो है वो नहीं है? क्या यहाँ कचरा नहीं है? यार एक सिटी नहीं मैनेज हो रही, एक सिटी, और ये से गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पीछे से एक सिटी नहीं मैनेज हो रही है आपसे, जो एक, जिसके लिए आपको ना ऑपोजिशन का खतरा है ना कुछ है, एक सीडीए बनाया हुआ है आपको। मैंने एक दफ़ा वो, जब मैं एक चैनल पे काम कर रहा था इस्लामाबाद में, तो मैंने एक छोटा सा सर्वे अपने रिपोर्टरों से कराया था। कोई 60,000 के करीब इस्लामाबाद की जितनी मार्केट्स हैं, G9 की मार्केट या उसकी जो सब सेक्टर की मार्केट्स हैं इधर उधर, यहाँ जो ठेले हैं जो सीडीए अप्रूव नहीं है, वो कोई 60,000 है। कितने? 60। चाहे वो सब्जी बेच रहा है, जो इलीगल है कहने को, वो उनका हक है, उनको बेचना चाहिए। एक ठेले से पर वीक 100-200 रुपये सीडीए का कोई बंदा ले जाता है। नाउ यू मल्टीप्लाई दैट 100 रुपीज़, 200 भी ना करें, 100 मल्टीप्लाई करें इंटू 60,000, करोड़ों में बात जाती है। करोड़ों में सीडीए एक इदारा है। तो मैं कह रहा हूँ, अब ये किसका काम है अकाउंटेबिलिटी? ये जर्नलिस्ट का काम। जर्नलिस्ट का काम है अथॉरिटी को चैलेंज करना और अकाउंटेबिलिटी रखना। लेकिन इफ यू स्टार्ट स्लीपिंग विद द पीपल यू सपोज टू held accountable to anything, then their things start getting थोड़ी सी mess होना शुरू हो जाता। तो टीवी पे जितने भी हमारे जर्नलिस्ट हैं, अच्छे बुरे, और वो लोग भी जो जर्नलिस्ट नहीं हैं, जो सिर्फ MBBS डॉक्टर थे या कोई ऐसे थे वैसे थे, और किसी की सिफारिश या अपने टैलेंट की वजह से कि वो परफॉर्मर बहुत अच्छे हैं, जर्नलिस्ट अच्छे हो ना हो, परफॉर्मर बहुत अच्छे हैं, बोलते हो। And that's very interesting, right? Because टीवी के ऊपर you find more of these quack performers than actually established journalists, जिनको पता है कि मैंने critically thinking करके analysis किस तरह देना है, मैंने चीज़ को समझना किस तरह है, मैंने एक depth में किस तरह जाना है. It's easy to sell narratives, right? Because you just pick a narrative, you can literally just read a teleprompter and you can perform it. But a journalist is essentially trying to make sure कि उस पूरे situation को 360 डिग्री समझ कर उसमें से context निकालना. आई फील लाइक जो टीवी पे इस टाइम हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये मसला है कि हम टीवी को गॉस्पेल रख रहे हैं, हम आर्टिकल्स नहीं पढ़ रहे, हम डेटा में नहीं जा रहे, हम उसमें नहीं जा रहे। डेटा, मैं प्लीज आस्क मी अबाउट डेटा। हाँ, या सो टीवी के ऊपर हम उठाते हैं, हम एक 15 सेकंड का क्लिप उठाते हैं। क्लिप भी आधी दफ़ा क्या होता है कि बोल कुछ और रही होती है और हम टिकर उठाते हैं और उसके ऊपर हम नैरेटिव बना लेते हैं कि ये हो गया या ये नहीं हुआ। एंड उसकी वजह से वो जो दौड़ है, क्योंकि अखबार का बड़ा ये था कि अखबार में यू हैड योर एंटायर डे ऑफ फिगरिंग आउट द न्यूज़। जो दौड़ है, उस दौड़ के अंदर टिकर्स के ऊपर जो है ना वो इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी कभी कभार चल जाती है, इतना ज़्यादा जो है ना वो जिसे कहते हैं हाफ कॉन्टेक्स्ट, जैसे वो ट्विटर पे होता है ना कि आप 140 कैरेक्टर्स में हमेशा कॉन्टेक्स्ट लूज़ करेंगे तो देयर विल ऑलवेज बी समवन हु विल बी मैड एट यू। सिमिलरली वो टीवी पे भी होता है कि आपने किसी ने बात बोली, 10 बातें बोली,
उनमें से आपने एक बात उठाई और वो टिकर पे चला दी और वो पढ़ने वाला कह रहा है यार ये कितनी जाहिलों वाली बात है, हालांकि उससे पिछली बात और उससे अगली बात जो थी वो बेसिकली उस पूरी चीज़ को क्रक्स बना रही थी. एंड दैट्स व्हाट आई मीन कि डू यू सी, अगर मैं इसको चलो इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा आगे लेकर जाऊँ, डू यू सी कि टीवी का भी एक काम ही इफेक्टिवली ये है कि जी मैंने बस ये परफॉर्मेटिव है और इसको एज अ सीरियस जर्नलिस्टिक एंडेवर कंसिडर ही ना किया जाए, या आपको लगता है कि इवॉल्व करके मे बी इसमें से कोई एक बेहतर सिचुएशन, क्योंकि मैं अगर इसमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट और ऐड करूँ कि पाकिस्तान को तो हम कह सकते थे कि ठीक है क्वैक्स हैं यहाँ पर, पढ़ाया नहीं गया सही तरीके से, जर्नलिज्म की डिग्रीज नहीं हुई, बट अगर हम जाएं और जाके ट्रंप के साथ देखेंगे क्या हो रहा है, तो वहाँ पर भी जो है ना CNN लेफ्ट हो गया और फॉक्स राइट हो गया, और मतलब इट्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट. लाइक टेलीविजन मीडिया जो है वो बड़ा क्लियर कट साइड लेना शुरू हो गया है, वो ओपिनियनेटेड हो गया है, वो उस तरह का हो गया, वो पोलराइज होना शुरू हो गया है. सो डू यू थिंक मीडिया जो टेलीविजन मीडिया है वो दैट्स द ओनली आउटकम फॉर दैट? देखें, in early days when I joined news TV channel, I've seen a lot of journalists transitioning from print to TV, and very good journalists. उनकी अगर आप print stories पढ़ें आप हैरान हो जाए. And I also seen those, some of those, not all of them, most of them, not few of them, most of them taking a line or being fed or being following some, पता नहीं, एक unseen boss has been possessed, हुआ नहीं होता, possessional, right. तो वो दे completely changed personalities. उनका तो अच्छा, अब टीवी में टाइम स्लॉट होता है, टाइम होता है, कंस्ट्रेंट होता है ना भाई, अखबार में भी होता है ना, अखबार के एक सर्टन लेंथ तक जाएगा ना, एक उतने कॉलम्स हैं, इतने वर्ड्स आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे. तो ये कोई ना कहानी सुनाए मुझे कि ये जी हमारे पास तो सिर्फ 5 मिनट थे या 10 मिनट थे. नहीं नहीं नहीं, आप सब्जेक्टिव थे, आप ऑब्जेक्टिव नहीं थे. मेन मसला ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव जर्नलिज्म के बीच में शुरू हो गया. पोलराइजेशन थी, है और रहेगी. और अच्छा जर्नलिस्ट ऑन ब्रॉडकास्ट टीवी के ऊपर बैठना, कैमरे का फेस करना, इज़ ऑफ कोर्स अ परफॉर्मर. आपको परफॉर्म करना होता है, आपको 10,000 चीज़ों का ख्याल करना होता है. इट्स नॉट जस्ट यू आर राइटिंग अलोन, चाय पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, होटल पे बैठे हुए लिखे जा रहे हैं, और वो स्टोरी आपने दोपहर को 12 बजे ख़त्म करके पोल करके जेब में रख ली. एडिटर को देंगे आप कब? 12 बजे रात को, छुपा के रखी हुई स्टोरी. राइट. ये कॉन्सेप्ट था प्रिंट का कि स्टोरी आ गई, सब हो गया, बड़ी स्टोरी है, कल गवर्नमेंट हिला देगी, लेकिन जेब में लेके घूम रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दोस्तों से गप्पे मार रहे हैं, रात को एडिटर के आगे रखी. सर ये है जब प्रिंट में जाना है अखबार. राइट. एक ईगो है या एक प्राइड है, और जस्टिफाइड है. बिल्कुल. टीवी पे यार पहले मैं बता दूं है कि वो हो, ये हो रहा है, वो उसमें एक तो ऑब्जेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, दूसरा इतनी रिसर्च बेस्ड नहीं है, तीसरा उनको ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि जो व्यूअर है उसको ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्टिविटी की. वो तो एंटरटेनमेंट के लिए बैठा है, एंटरटेन होने. ओ हो फलाने एंकर ने ना फलाने पॉलिटिशियन की बहुत बुरी की, वो उस पॉलिटिशियन को अच्छा नहीं समझ रहा, तो वो एंकर अच्छा हो गया. अब वो एंकर चाहे लाइन लेके बैठा हुआ है, टो कर रहा है लाइन या नहीं कर रहा है, राइट, ये एक अलग क्वेश्चन है. लेकिन असल इन द एंड व्यूअर आ गया, व्यूअर को खुश करना है. और आजकल आई एम वेरी सॉरी, आई शुड नॉट सेड, बट ऑलमोस्ट थिंग्स एक ऐसे नहज पे आ गई हैं अब, स्पेशली इतनी सख्त पीटीआई और नून लीग ऐसी ज़बान सोशल मीडिया पे इस पे उस पे यूज़ हो रही है कि मुझे ज़िया-उल-हक के ज़माने के पंजाबी फिल्में याद आ गई, जो इंतहाई कोई बेहुदा फिल्में थी. अब वो भी बड़ा कमाल था कि ज़िया-उल-हक जैसे स्ट्रिक्ट मुसलमान पक्के मोमिन ने पंजाबी फिल्मों को इजाज़त दी हुई थी कि आप कुछ भी कर दें. क्यों? उसको भी पता था कि कहीं ना कहीं वेंट देना है अपना, अदरवाइज़ ये मुझे रगड़ देंगे. वो तो खैर अल्लाह ताला ने रगड़ दिया, अच्छा किया, लेकिन एक वो जो डैमेज पाकिस्तान को ज़िया-उल-हक के दौर में हुआ, मेरे ख़्याल में उससे बड़ा डैमेज हमने कभी हुआ ही नहीं. चाहे पूरा मुल्क IMF ख़रीद के ले जाए, हमारा एक एक बच्चा मजदूर हो जाए चाइना में जाके, वो डैमेज इतना बड़ा नहीं होगा जितना वो ज़िया साहब कर गए और जो हम आज तक भुगत रहे. तो मैं ये कह रहा था पंजाबी फिल्में मुझे याद आ गई, तो वो बड़ी बेहुदा फिल्में होती थी, नवाबज़ादा तो खानज़ादा, उसमें रेप सीन्स होते थे, उसमें
इंतहाई गंदी ज़ुबान, उसमें इंतहाई गंदे गाने, उसकी पोइट्री। तो जब आप उन डायरेक्टरों से पूछे ना, उन फिल्मों के राइटर्स और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, यार तुम लोग ये क्यों बना रहे हो, उनका एक जवाब होता था, वो जी पब्लिक पसंद कर रही है। हमारे टॉक शोज वो पंजाबी फिल्में हैं जो टीवी पे, और अफसोस ये होता है कि इनको वो लोग होस्ट कर रहे होते हैं जिनको पता है कि यार ये हम क्या कर रहे हैं। बट अगेन वो एक कैपिटलिस्टिक इंटरेस्ट है वहाँ पे। वहाँ पे कोई आइडियोलॉजी की जंग नहीं हो रही नहीं, बिकॉज दैट्स वहाँ कोई लेफ्ट राइट की जंग नहीं है, वहाँ सुरखा नहीं है तो वो कम्युनिस्ट नहीं है, तो कोई प्रो डेमोक्रेसी नहीं है, कोई कदामत Nobody is doing it for a vision. They're just doing it as long as it's selling. कल को कोई और चीज सेल करना शुरू हो जाएगी तो वो उसके ऊपर चले जाएंगे। Don't take it seriously. अगर कल कोई बड़ा एंकर कहता है ना कि वो हो यूं, don't enjoy it. It's entertainment. Right. It's adult entertainment, and especially for those who are, जिनकी वजह से हम 107वें नंबर पर हैं एजुकेशन में। पुलिस, जुडिशरी, जिस चीज़ को आप उठाएंगे आपको, हम सिर्फ एक चीज़ में अच्छे हैं कि हमने दुनिया में टोटल जो न्यूक्लियर क्लब है 6, 7, 9 मुल्कों का, हम उसमें हैं। अदरवाइज आप कोई लिस्ट पाकिस्तान की उठा के देख लें, एक चीज़ कहलाती है डेमोक्रेसी की दुनिया भर में ना, वो कुछ डेफिनेशन है। फुल डेमोक्रेसी, क्या कहते हैं, एक कहलाती है हाइब्रिड डेमोक्रेसी कहलाती है, और एक फ्लॉड डेमोक्रेसी कहलाती है। तो उसकी लिस्टें कि अच्छी डेमोक्रेसी या फुल डेमोक्रेसी जो हैं वो एक पता नहीं 200 मुल्कों में हमारा 105वां नंबर है, और वो भी हाइब्रिड रिजीम डेमोक्रेसी है, यानी कि फुल डेमोक्रेसी भी नहीं है, फ्लॉड भी नहीं है, हाइब्रिड है। हाइब्रिड ऐसी है जैसे आधी गाड़ी जो है पेट्रोल पे चल रही है और आधी गाड़ी इलेक्ट्रिक बैटरी पे चल रही है। इसी तरह आधी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी चला रही है, आधी कोई और चला रहा है। और ये दुनिया को पता है, हमें भी पता है, सारे एंकर्स को पता है, ठीक है, चल रहा है, चलने दें, किसी को फिक्र ही नहीं है। तो टीवी जो है वो अनएजुकेटेड लोगों के लिए कि उनको पढ़ना नहीं पड़ रहा अखबार। पहले वो रेडियो सुन लेते थे, अब वो टीवी देख लेते हैं, साथ में वो शक्लें भी देख लेते हैं, अच्छा ये है वो, अच्छा ये है वो, अच्छा ये है वो, और उसको इतना सीरियस नहीं लें। इट्स प्योर एंटरटेनमेंट। बट उसमें वही अनफॉर्चुनेट जो प्रॉब्लम है ना, जो मुझे पर्टिकुलरली नज़र आती है, वो ये है कि लाइक यू सेड कि टीवी बेसिकली मैसेज के पास गया, अखबार मैसेज के पास जाता नहीं था। सो टीवी जब आपके पढ़े लिखे लोगों के पास, तो अखबार आज भी एग्जिस्ट करता है। सो मुझे पता है फॉर एग्जांपल कि मैं टीवी नहीं देखता बिल्कुल भी। मैं बिज़नेस में इंटरेस्टेड हूँ, मैंने वो प्रॉफिट मैगज़ीन लगाया हुआ है, मुझे बड़ा इन डेप्थ ऐसी उसमें जो है ना स्टोरीज आती हैं जो कि आपको बिज़नेस इन्वायरमेंट में मिल ही नहीं सकती हैं। आप जो अगर वैसे कॉफ़ी पे बैठेंगे तो आपको बंदे ये बता देंगे कि इसने यूँ बिज़नेस किया, इतने पैसे कमा लिए, बट एक्चुअल जो आपको पीछे बैकग्राउंड मिल रहा है वो आपको उस अखबार से मिल रहा है, मैगज़ीन से मिल रहा है। लेकिन जो आपका आम आदमी है, और वो आम आदमी अनफॉर्चुनेटली ना उसका एक्सपोजर है, ना उसकी एजुकेशन है, एजुकेशन के नंबर्स ऑलरेडी बता दिए। वो आम आदमी जब टीवी को देखता है तो वो फर्दर डम डाउन होता है। उसका फर्स्ट जो जिसे कहते हैं ना, जनाब यू ग्रू अप रीडिंग द न्यूज़पेपर, आई ग्रू अप, मैं दूसरी जमात में था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे जो है ना उस पर लगा दिया। मुझसे हर दिन रात को पूछते थे कि आज की टॉप 10 खबरें बताओ मुझे, और मैं उसकी वजह से बैठ के पूरा पढ़ता था। तो वो दूसरी जमात से पढ़ने की वजह से वो आज तक कोई स्किल है कि यार देखना है दुनिया में हो क्या रहा है, लेकिन हैव टू बी वेरी 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 मच इन्वॉल्व्ड। 99% लोगों को आप उठा लें, उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती। वो तो मीम्स, मेरा एक दोस्त है जो आपको बता देगा कि इमरान खान आज क्या कर रहा है, कभी उसने अखबार नहीं पढ़ा, कभी टीवी नहीं देखा, वो मीम्स पे बताता है आपको। तो ये आपकी जनता है। अब उसके ऊपर यू आर डमिंग डाउन दैट ऑडियंस कंटिन्यूअसली थ्रू टेलीविजन एंड बियॉन्ड टेलीविजन। अभी रिसेंटली जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मुबशिर लुकमान साहब का भी एक था, एक इमरान रियाज खान है, उनका भी बड़ा अच्छा वैसे चैनल है जनरली, लेकिन कोविड के टाइम के ऊपर दे ऑल डिड दिस पर्टिकुलर थिंग। अभी पिछले दिनों एक एंकर का बड़ा मशहूर भी हुआ था, वो एक नया एंकर है, उसने भी यूट्यूब चैनल एक बनाया हुआ है। मलिक रियाज साहब का जो है उसमें दज्जाल के बारे में भी जो है ना वो कंस्पिरेसी थेरीज़ हैं। फिर उन्होंने एक टाइम पे एक वीडियो बनाई हुई है कि कोविड-19 जो है वो थुक लगाई जा रही है। अर्ली डेज़ की मैं बता रहा हूँ। इमरान रियाज खान ने भी इसी तरह किया कि ये कुछ कहने वाले लोग ये कह रहे हैं। अब आई नो फॉर अ फैक्ट दैट ही इज़ अ वेरी स्मार्ट मैन, ही नोज एग्जैक्टली कि वो कहने वाले गलत कह रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे उसके 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन, मुबशिर लुकमान को भी 4 मिलियन। वो जो जर्नलिस्ट मैं बता रहा हूँ उसने भी पिछले दिनों किया, उसने वैक्सीन के ऊपर बोला, उसने कहा कि जी रॉयटर्स की स्टोरी है, हालांकि वो रॉयटर्स ने जो स्टोरी बनाई हुई है वो क्या है, वो फैक्ट चेक कर रहा है रॉयटर्स का, वो कह रहे हैं ये गलत बात हुई है। उस स्टोरी को लगाकर उसने कहा कि जी ये वैक्सीन जो है ये तो रशिया का एक पता नहीं कोई प्रोजेक्ट है, और वो बड़ी वायरल हुई हुई है वीडियो। और फिर उसके बाद उसने अगले दिन डाल दी कि एक्चुअली ये बात गलत थी, और तरदीद के 60,000 व्यूज़ हैं, और जो एक्चुअल वीडियो है उसके 2 मिलियन व्यूज़ हैं। तो जाहिर है कि लोगों ने तो देख लिया ना, और वो लोग व्हाट्सएप के ऊपर, ये तो मैं यूट्यूब का बता रहा हूँ, डाउनलोड करके व्हाट्सएप पर धड़ाधड़ वो वीडियो फिर रही है।
अब सवाल ये आता है आखिर में कि फिर हम कहते हैं कि एथिक्स बिल्कुल ख़त्म हो गई या कोई कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी इस पॉइंट पे नहीं आता कि जी वो है ना मैस कम्युनिकेशन का एक वो है तकाजा है कि मैं अगर इफ़ आई एम रीचिंग आउट टू सो मेनी पीपल, इफ़ आई एम टॉकिंग टू सो मेनी पीपल और सो मेनी पीपल आर हियरिंग मी, तो आई एम वेरी माइंडफुल कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। मैं यहाँ पर बैठ कर, मुझे याद है मैंने पहले 1-2 एपिसोड्स के अंदर मैं वेप करता हूँ, तो मैंने उसमें वेप कर लिया। मुझे नीचे आके लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि सर ये आप वेप कर रहे हैं तो इससे गलत इंप्रेशन जाएगा। मैं वेप करता हूँ, जनरली करता हूँ, कोई इलीगल बात नहीं है, मैं उसको विजुअली दिखा भी सकता हूँ। मैंने कहा नहीं ठीक है, लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, उसको हटा देते हैं। वो वाली अनफॉर्चुनेटली जो इंटेग्रिटी है जो कि हमें दुनिया भर में ऑन सम लेवल तो नज़र आती है कि भाई ठीक है, और ये इंटेग्रिटी सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि कॉन्स्पिरेसी थियरी में एग्जिस्ट करती हैं। मैं अगर कहता हूँ कि भाई जिस तरह मैं इस तरह से आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन किया, ज़ाहिर है ग्रोइंग अप मीडिया देखा, जर्नलिस्ट को पढ़ा, तो यही दिमाग में आया कि अच्छा ठीक है, ज़ाहिर है ये लोग आपको बता रहे हैं, हमें तो पता ही क्या है। आई हैड दिस अनफॉर्चुनेट वो ऑफ गोइंग इनटू द गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर पोजीशन, पब्लिक सर्विस पोजीशन। 3 महीने में वहाँ मैंने काम किया, तनख्वाह नहीं मिली, रिज़ाइन कर दिया मैंने इवेंचुअली। लेकिन वहाँ मैंने जाकर ये देखा कि इवन दो इट वाज वेरी बैड, गवर्नमेंट के बड़े मसाइल हैं, और मैंने छोड़ने का भी मेरा जो मेजर रीज़न था वो गवर्नमेंट के मसाइल ही थे कि दे नोबडी वांट्स टू चेंज एंड व्हाटएवर एंड सो ऑन। बट द फैक्ट वाज कि अंदर क्या हो रहा था और बाहर क्या रिपोर्ट हो रहा था मेरे होश उड़ गए ना। मैं डेली बता सकता हूँ, लाइन से बता सकता हूँ कि मैं आई एम अ वोटर ऑफ द सिटिंग गवर्नमेंट, आई विल मोस्ट लाइकली वोट फॉर देम अगेन, आई एम नॉट अ वर्कर देयर बट आई एम अ वोटर, और मैं उनकी पॉलिसी से एग्री करता हूँ। मैं आज बैठकर यहाँ पर एज अ वोटर मैं 100 चीज़ें बता सकता हूँ जिसके ऊपर आप इनको तबाह कर सकते हैं। लेकिन कोई जर्नलिस्ट जो सुबह शाम उनके खिलाफ बोलता है वो उनके बारे में, उस चीज़ के बारे में बात नहीं करेगा। वो तमाम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो सेल हो सकती है। एंड दैट्स वेयर आई फाइंड दैट फ्लॉ कि यूर डमिंग डाउन दैट ऑडियंस। बिकॉज हमारी छोटी सी मिसाल है, हमारा पेट्रोल 2 रुपये महंगा होता है, हमारा एक रूटीन है, उसकी खबर चलेगी किस तरह, पेट्रोल पंप पे जाएंगे, बाइक वाले से पूछेंगे कैसा हो, कहेंगे जी बम गिरा दिया, ये हो गया वो हो गया इस तरह हो गया। अच्छा, अब उसके 100 स्टेट के ऊपर रेपरकशंस हैं। आपका डॉलर फ्लो किधर जा रहा है, आपका ये किस तरह हो रहा है, वो किस तरह हो रहा है, एक बड़ी साइंस है इसके पीछे, और फ्यूल के पीछे इकोनॉमिक्स होती है, उसकी इन्फ्लेशन से कनेक्शंस होते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन चाहे वो अच्छी चीज़ हो रही हो या बुरी चीज़ हो, काफ़ी दफ़ा अच्छी चीज़ भी अच्छी भी होती है। अब इंडिया ने बैठ के जो है ना उसको $20 सेंट्स पे कर दिया, हमारा 75 सेंट्स के ऊपर इस वक्त पेट्रोल मिल रहा है, इंडिया में $20 सेंट्स का मिल रहा है। इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम मोर और लेस सेम है। लोग आके कहते हैं ना कि अगर मैं अमेरिका से कंपेयर करूँ, कहते हैं यार वहाँ की तो बाइंग पावर अच्छी है तो आप उनसे कंपेयर ना करें, हालांकि सेलर तो वही है, एक ही है। लेकिन चलिए मैं इंडिया से कंपेयर कर लेता हूँ या मैं बांग्लादेश से कर लेता हूँ जहाँ पर $1 का मिल रहा है। वो चीज़ आप कभी भी नहीं बताएंगे। आप ये नहीं बताएंगे कि यार वहाँ पर वो जो है डिस्करेज कर रहे हैं इंडिविजुअल कार्स को, उसको वो करके वो डॉलर वो उसको महंगा करते हैं, वो उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करते हैं। सो वन थिंग कुड बी के जर्नलिस्ट कहे कि यार ठीक है आप पेट्रोल महंगा करें, लेकिन इस पैसे को फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इस्तेमाल करें। वो जो विल है ना टू एक्चुअली डू दैट स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो एग्जिस्ट नहीं, तमाशा है, डेली का तमाशा है। आपने वर्ड यूज़ किए हैं 2 जो बिल्कुल जिस्ट हैं सर। एक है विल, दूसरा का आपने कहा डंपिंग डाउन। डंपिंग डाउन बेसिकली अमेरिकन इन्वेंशन थी, राइट कि न्यूज़ को ऐसा कर दें, इतना नीचे, इतना प्लेन एक्सप्लेन और उसमें से निटी-ग्रिटीज और कॉम्प्लेक्सिटीज़ निकाल के डंपिंग डाउन कर दें कि वो आम आदमी को भी समझ में आ जाए, और एक तरह का प्रोपेगेंडा को कंट्रोल करने का दम। और इस पर बड़ी अच्छी किताब, उसमें बड़ा अच्छा एक चैप्टर है पूरा, मैं राइटर का नाम भूल गया हूँ, CNN का रिपोर्टर था इराक में, रॉबर्टसन समथिंग, उसकी बुक का नाम है रिपोर्टिंग फ्रॉम द नो मैंस लैंड। वो किताब पढ़ें आप, उसमें डंपिंग डाउन बड़ी अच्छी एक्सप्लेन हुई है। रिपोर्टिंग फ्रॉम नो मैंस लैंड, मैं हमेशा अपने ऑडियंस को हमेशा बताता हूँ रिपोर्टिंग फ्रॉम नो मैंस लैंड, यू गाइस शुड चेक इट आउट। और बड़ी और उसमें एक चैप्टर पूरा इस पर, और उसमें उसने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि वाई यूरोपियन टेलीविजन इज़ बेटर देन अमेरिकन टेलीविजन। उसने हम तो किसी गिनती में नहीं है ना, उन्होंने उन दोनों को, वो BBC का है, नहीं BBC का शायद, CNN का नहीं, बहुत पहले पढ़ी थी और इराक वॉर के दौरान पढ़ी थी, रिपोर्टिंग फ्रॉम द नो मैंस लैंड। रगे उमर की भी एक अपनी किताब है, वो भी ज़रूर पढ़नी चाहिए लोगों को अगर इंटरेस्टेड है। लोगों को किताबें तो वैसे ही पढ़नी चाहिए अगर वो जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड है, और हिस्ट्री पाकिस्तान की ज़रूर पढ़नी चाहिए। अच्छा, आपने दूसरा वर्ड यूज़ किया विल। पाकिस्तान में जो अब तक मुझे समझ आई है ना, प्रॉब्लम ही विल का है। देयर इज़ नो विल देयर, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो
एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो अपोजिशन हो, एक ये चीज़ मुझे समझ आई है। और दूसरा मैं आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस में तो कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ कि रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात और यूक्रेन और बाल्कन स्टेट्स और बाल्कनाइजेशन क्या हुई थी, ये पढ़ा है, हल्की सी समझ है, लेकिन पता नहीं है ज़्यादा। कोई पूछ लो तो आई डोंट हैव एनी आंसर। ये ज़रूर पढ़ा है मैंने, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये हम क्योंकि हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है पाकिस्तान की, ये मैंने बड़े शौक से पढ़ा। एक चीज़ जो बड़ी कॉमन है इन तीनों मुल्कों में जिनका मैंने नाम, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में, और पॉलिटिशियंस के अंदर, चाहे वो अपोजिशन के हों, चाहे वो पावर में हो, चाहे वो फारिग बैठे हों, दोनों तरफ ना, वी लव टू क्रिटिसाइज। हमें इतना शौक है क्रिटिसिज्म का, और हमको अगर कोई चीज़ गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करने को ना मिल रही हो तो हम एक दूसरे पे अपोजिशन आपस में क्रिटिसिज्म शुरू कर देती है, मतलब इतना शौक है। तो वी लव टू क्रिटिसाइज। तो अगर कोई अच्छी चीज़ हो गई है तो वो कैसे, और ये जो है ना इफेक्ट जो है ना नीचे ट्रिकल डाउन होकर मीडिया तक आया हुआ है, राइट। ये अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट तक आया हुआ है कि अच्छा पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये कम होगा, हाँ ठीक है यार, तो क्रिटिसाइज करने का कुछ है ही नहीं। तो कोई ऐसी चीज़ हो ना, क्रिटिसाइज करो, ये हमारा नेचर है मेरे ख्याल में सब कॉन्टिनेंट का। तो सब कॉन्टिनेंट का मेरे ख्याल में मेजर प्रॉब्लम है क्रिटिसिज्म है, और क्रिटिसाइज करो बस। कोई अच्छी अच्छा कोई चीज़ ऐसी है जो गवर्नमेंट ऐसी कर रही है जो अपोजिशन की मर्जी की है, और ज़्यादातर जर्नलिस्ट भी उससे एग्री करते हैं कि यार ये होना चाहिए, उसको भी मजाल एक लफ्ज़ बोलते हैं, नहीं क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन तारीफ तो हो ही नहीं सकती। इसको इस मसले हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें, कुछ नहीं, मिट्टी पाओ, चुप रहो। एंड दैट्स वन ऑफ द थिंग्स ना, बिल्कुल एब्सोल्युटली आपने जिस तरह की बात की, मैं पॉलिटिक्स को उठा लूँ, वैसे तो बहुत सारी और एरियाज हैं हमारे यहाँ। तो मसला यार सबसे बड़ा ये है, जर्नलिज्म से पॉलिटिक्स से स्टार्ट होती है, जर्नलिज्म इज अबाउट पॉलिटिक्स। हाँ, और वहीं पे खत्म हो जाती है। दुनिया भर में जर्नलिज्म होता है म्यूजिक के ऊपर, बिल्कुल, फिल्म के ऊपर, कल्चर के ऊपर, आर्ट के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर। हमारे यहाँ जो जर्नलिस्ट उठता है मैं उठा के बस मुझे पॉलिटिक्स पे करना है। एक तो भाई जर्नलिज्म इज नॉट ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। एंड आप ये देखें ना, 42 चैनल्स चल रहे हैं पाकिस्तान के, तमाम 42 चैनल्स एक ही चीज़ रिपोर्ट करते हैं। आप कुछ कर लें एक्स्ट्रा, मतलब BBC के भी 15 चैनल हैं, उसमें क्या क्या कुछ होता है, फ्रॉम नेचर टू कल्चर टू एंटरटेनमेंट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। एब्सोल्युटली, एक तो ये बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम है, और दूसरा आई थिंक लाइन ऑफ थॉट मेरी निकल गई, बट राइट। सो जो ये वाला मसला है कि वी आर नॉट गोइंग बियॉन्ड पॉलिटिक्स। हाउ डू यू थिंक कि अब जो सोशल मीडिया के ऊपर अब आपके पास आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है? अब जो नए लोग आ रहे हैं, चाहे वो टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर आ रहे हों या वो डिजिटल के ऊपर आ रहे हैं, आपको कुछ चेंज होता नज़र आ रहा है इसके अंदर? बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। देखें, अगेन सारी चीज़ें बॉइल्स डाउन टू 2 थिंग्स, एजुकेशन, हाउ एजुकेटेड पीपल आर, उनकी तरबियत हुई है कि नहीं हुई। हमारी कौम का मसला ये है हमने उनको आधे लोगों को, कोई 52% मेरे ख्याल में एजुकेट तो कर दिया, तरबियत हमने 1% की भी नहीं की हुई। राइट। तरबियत क्या होती है? तरबियत क्या है? हम अपने कौम की तरबियत नहीं करते। तरबियत एजुकेट होना चलो ठीक है, रेड लाइट, इवन इस्लामाबाद जैसे शहर में सिग्नल तोड़ते हैं लोग। आप कभी, मेरा शौक रहा है एयरपोर्ट के ज़माने से खड़े होकर खामोशी से कहीं भी, चाहे वो मॉल हो, आपका जो इतना बड़ा मॉल है, क्या कहते हैं आप, सेंटोरस हो, चाहे वो G9 कंपनी हो, चाहे इतवार बाज़ार हो, चाहे ऊपर मुनाल हो, आई एक्चुअली स्पेंड 5-10 मिनट्स जस्ट टेकिंग इन द एनवायरनमेंट एंड वॉचिंग पीपल व्हाट दे आर डूइंग। कभी आप सिग्नल पे भी मैं खड़ा हो जाता हूँ। यार सिग्नल तोड़ते हैं, पाकिस्तान भर में तोड़ते हैं, उसमें अमीर गरीब, PhD डॉक्टर और अनएजुकेटेड ड्राइवर सब शामिल है। तो इसका मतलब है एजुकेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं रेड सिग्नल टूटने का। और ये रोज़ देखता हूँ, इसका ताल्लुक़ है कौम की जहनी तरबियत से। हमारी नहीं हुई हुई, हमारी जानबूझ के नहीं की गई, मुझे तो ये लगता है। और जब हमारी कौम बाकायदा, जो एक हमसे जो ज़रा से पहले की जो थी ना जनरेशन, उसकी तरबियत बहुत अच्छी थी, जो 70s में थी, वो बड़ी टॉलरेंट थी, वो बहुत पंक्चुअल थी,
वो मोस्टली ईमानदार लोग थे, वो पढ़े लिखे लोग थे और पढ़ाते थे लोगों को, वो रेड सिग्नल पे रुकते थे, वो रिश्वत को बुरा समझते, हालांकि रिश्वत उस ज़माने में भी ली जाती थी लेकिन बुरा समझते थे, और इतनी वाइड स्प्रेड करप्शन नहीं थी। 10 पुलिस वालों में शायद 1-2 बुरे होते थे लेकिन बाकी 8-9 अच्छे होते थे। अब इसका बिल्कुल उलट सा लगता है कभी कभी कि यार ये तो, फिर उसके वो जो जनरेशन थी ना उसकी तरबियत अच्छी थी और उसने थोड़ी बहुत अपनी हमारे जैसों की तरबियत करने की कोशिश की, लेकिन उस सब को डिस्ट्रॉय मलिया मेड बुलडोज़र फेर दिया ना, वो ज़ियाउल हक साहब ने फेर दिया और तरबियत एक ऐसी डायरेक्शन में कर दी है जहाँ हर चीज़ में एक्सट्रीमिज्म है, हर चीज़ में, मतलब मार दो मर जाओ, तोड़ दो तबाह कर दो, वो आज तक है। और उसके बाद किसी ने उधर देखने की जहमत गवारा नहीं की कि उसको यार सही कर लें ज़रा, कि यार ये बहुत गड़बड़ हो गई है, ये पूरी जनरेशन तबाह हमने कर दी है, जहाँ टॉलरेंस हमने ख़त्म कर दिया, हमने एजुकेशन माइनस के, तरबियत हमने नहीं की है। उसके बाद उसको बल्कि हुआ क्या, मैं आपको पहले एक छोटी सा 2 किस्से हैं, आई एम सॉरी। एक बादशाह था, ठीक है, गौर से सुनिएगा, हमने उसको क्यों नहीं सही किया, ये ख़राब हुआ सिस्टम को, जो ज़ियाउल हक तबाह कर गया, हमारा सोशल फैब्रिक तबाह हो गया, जगह जगह पेवंत के टाट लगाने पड़ रहे हैं हमको अपने कल्चर के अंदर, ये छुपा दो, ये छुपा दो, क्यों सब बेड़ा गर्क कर दिया उस शख्स ने, उसको हम सही क्यों नहीं कर रहे। उसके लिए सुना, एक बादशाह था, मुल्क में बड़ा अमन अमान था, मतलब बड़ा सुकून था, पीस था, जस्टिस था, पावर थी, दौलत थी, वेल्थ थी, एजुकेशन थी। जो पड़ोसी मुल्क का बादशाह था बड़ा जलता था उससे। उन्होंने 2-3 बार जंग करने की कोशिश की लेकिन जीत नहीं पाई, क्योंकि ये कौम बड़ी मुत्तहिद थी और इकोनॉमिकली बड़ी स्ट्रांग थी। तो उस बादशाह ने सोचा, जो दुश्मन बादशाह था, कि क्या करें इनका, यार इस मुल्क को कैसे तबाह करना। उसके वज़ीर ने कहा, सर मेरे को पता लगा इस पूरे जो सल्तनत है, को पानी, जो पीने का पानी है वो एक कुएं से जाता है। अच्छा, अगर हम किसी तरह कोई ऐसी दवा उसमें डाल दें, ऐसा मुरक्कब या माजून जिससे लोग पागल हो जाएं, तो फिर तो इन सब पे कब्ज़ा करना आसान हो जाएगा। बोला ठीक है। तो उन्होंने एक बार रात में आके उनका कुआं पोल्यूट कर दिया एक ऐसी दवा से जिसको पानी पीने के बाद लोग ज़हनी तवाज़ुन खो देते थे। वो हुआ, पहले दिन 10 लोग पागल हुए, दूसरे दिन 20, 30 और 15 दिन के अंदर सवाए बादशाह के और एक उसके वज़ीर के पूरी सल्तनत का हर शख्स पागल हो गया। बादशाह परेशान, ये हो क्या रहा है, वज़ीर परेशान। खैर वो ढूंढते ढांढते उनको सोर्स पता लग गया कि ये इस कुएं से जिसने पानी पिया था वो सब पागल हो गए। अब वो बादशाह उन पागलों पे कैसे रूल करे। अच्छा, सब मानते थे आप बादशाह हैं, आप वज़ीर हैं, लेकिन ये देखें ना अब गाय उड़ती हुई जा रही है, मतलब पागल हो गए। तो उस बादशाह ने और वज़ीर ने पता क्या किया, उस कुएं से पानी पी लिया। क्यों, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं बचा था ऐसे एक्सट्रीमिस्ट पागलों को रूल करने का। तो हमारी लीडरशिप और मीडिया ने क्या किया, उस कुएं से ज़ियाउल हक के पानी पी लिया है, बस ठीक है। अदरवाइज इसको आप कंट्रोल ही नहीं, और जो कंट्रोल करने का तरीका है वो इतना मुश्किल और लॉन्ग टर्म और हार्डशिप वाला, इतना उसमें आप बंदे को रेजोल्यूट होना पड़ेगा। उन्होंने बोला छोड़ो यार, हम भी बस ठीक है। तो ये हम सब ने उस कुएं से पानी पी लिया, अब हम सब हंसी खुशी मिल के पागल रह रहे। दूसरा, एक और कहानी याद आ गई, वो बचपन में तुमने भी पढ़ी होगी, एम्प्रेस न्यू क्लॉथ, पढ़ी है ना? फॉर द ऑडियंस बता दें। देखो, एक बादशाह था, आगे ये था वो था, बड़ा ज़बरदस्त था। तो उसको बड़ा शौक था नई नई चीज़ें करने का, नई नई चीज़ें करना। उसके बाद 2 लोग आए, 2 बड़े मशहूर कारीगर, कि जी हम कपड़ा ऐसे बनाते हैं जो दुनिया में कोई नहीं बना सकता, ऐसा हम आपका वो रोब बनाएंगे और उसकी पीछे पे पश्मीना होगा और ये होगा और सुरखाब होगा और फलाना होगा और ये कम ख्वाब होगा। तो डॉक्टर बोला अच्छा तो बनाओ फिर। बादशाह ने कहा, उन्होंने कहा जी उसके लिए इतने रूबीज, इतने डायमंड्स, इतने सोने की तारें और ये वो सब चाहिए होगा। बादशाह ने बोला ठीक है पर दो। वो कोई अरबों खरबों रुपए उस ज़माने के हिसाब से उन्होंने सोने की तारें, तो धागे, तो रूबी, तो ये उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक कॉलर बनाया और नीचे कुछ भी नहीं था। और उन्होंने कहा कि जो हम ड्रेस बनाएंगे उसकी खासियत ये होगी कि जो शख्स आप
को पसंद नहीं करता या झूठा है उसको नज़र नहीं आएगा, जो ईमानदार आदमी है और आपको पसंद करता है उसको नज़र आएगा। उसमें एक जादुई खासियत होगी। बादशाह ने अच्छा ठीक है, तो बादशाह को उन्होंने वो कॉलर लगा दिया, वो चूना लगाया और एक कॉलर लगा के बोला जी ये रहा ड्रेस, और बेईमान आदमी को नज़र नहीं आएगा। बादशाह ने शीशे में देखा तो वो नंगा नज़र आ रहा था। ओह, बादशाह ने बोला वो मैं तो हूँ बेईमान, मुझे पता है। ओह वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। तो उसने वज़ीरों को बुलाया, वज़ीरों को, अब सबको पता था सल्तनत में कि ये ऐसा ड्रेस है जो बेईमान आदमी को नहीं नज़र आएगा। सब कहें वाह वाह सुभान अल्लाह, ये तो देखें क्या खूबसूरत। लोगों को उसमें हीरे मोती लाल और सब नज़र आने शुरू हो गए। वो चीज़ें भी नज़र आने लग गई जो बादशाह से नहीं मांगी थी उन दर्जियों ने। और बादशाह बोला आज हम शहर में निकलेंगे, पता करें कौन बेईमान है। अब सब शहर को पता था, जिसने बोला कि बादशाह सना आप तो नंगे, आपके गर्दन में सिर्फ एक कॉलर है और बाकी कुछ नहीं है, तो मैं तो मारा जाऊंगा। तो हर कोई वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दैट्स एम्प्रेस न्यू क्लोथ्स। राइट। अनलेस अंटिल एक बच्चा था एक औरत के साथ, छोटा सा टॉडलर। बादशाह जब उसके पास से, उसने कहा अपनी अम्मा को, अम्मा ये बादशाह तो नंगा है, क्योंकि वो तो बच्चा था। बच्चे आमतौर पर झूठ नहीं बोलते, ना झूठे होते ना बेईमान। आज की गवर्नमेंट जो है ना, दे आर वेयरिंग एम्प्रेस न्यू क्लोथ्स, उनका सिर्फ ये प्रॉब्लम है, दे जस्ट डोंट रियलाइज इट। मैं सैडली, बिकॉज दे सो ऑल पाकिस्तान वाज लुकिंग अप टू देम, और सैडली डिडंट हैपन, इट डिडंट सी दिस हैपनिंग। कुछ होता है ना कि हिलजुल, वो भी नहीं नज़र आ रही। और ओवरऑल सिस्टम्स हमारे बहुत ख़राब है। पुलिस यार सब छोड़ दो। हज़रत अली का कॉल था कि कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती, इनजस्टिस की। पुलिस जो जस्टिस या रूल ऑफ लॉ और अमन व अमान रखने के लिए बुनियादी प्राइमरी इदारा हुकूमत का है। सिर्फ हमारे एक सूबे पंजाब में इतनी पुलिस है, नंबर ऑफ पीपल हैं, जो बहुत से मुल्कों की फ़ौज में नहीं है इतने लोग। एक इंडेक्स है इसी तरह। अगेन आई लव लिस्ट्स एंड मैथमेटिक्स। मेरे हिसाब से दुनिया में पूरी कायनात में कोई एक सच है तो वो मैथमेटिक्स है, दूसरा सच मौत है, बाकी सब बेकार चीज़ें। मैथमेटिक्स झूठी नहीं होती। अभी एक स्टडी शायद 2020 में हुई थी कि दुनिया में कितनी करप्ट पुलिस है, उसकी लिस्टिंग हुई थी, रैंकिंग हुई थी कि सबसे करप्ट पुलिस किस मुल्क की है, उससे कम उससे कम उससे कम। टोटल में ख्याल में 157 कंट्रीज़ उन्होंने आइडेंटिफाई की थी। माशाल्लाह से हमारा नंबर 13वां है करप्ट तरीन पुलिस सिस्टम में। जुडिशरी, आपको पता है हमारे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 40,000 केसेस पेंडिंग हैं। 40,000 केसेस पेंडिंग इन वन सुप्रीम कोर्ट। पूरे ओवरऑल मुल्क में पता है कितने पेंडिंग है? 2 मिलियन के करीब या 1.8 मिलियन के करीब। यानी रोज़ाना अगर 500 फैसले भी वो जल्दी जल्दी करने लग जाएं तो 11 साल 12 साल लगेंगे इस बैकलॉग को ख़त्म होने में। और जो कि ये नहीं कर रहे हैं ना, इनका कोई इरादा नज़र आ रहा है। तो जिस मुल्क जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, राइट। तो पुलिस का ये हाल है, करप्शन में 13वें नंबर पे। जुडिशरी का जो हमारा एक होता है ना, वो कहलाता है पता नहीं उसको ये कहते हैं, मैं सॉरी भूल रहा हूँ, मैंने कुछ अर्से पहले पढ़ा था। बहरहाल वो जुडिशरी की रैंकिंग हो गई, एक रैंकिंग थी जुडिशरी के ऊपर दुनिया भर की। टोटल 128 मुल्कों की उन्होंने की थी, वैसे तो 195, 128 मुल्कों को टारगेट करके की थी। सबसे अच्छे 1 पे थे, 2 पे उससे कम, 3 पे उससे कम, इससे कम 128 मुल्क। माशाल्लाह से हमारा नंबर जुडिशरी की जो इफेक्टिवनेस या परफॉर्मेंस है वो 120वां है 128वें में। यानी सिर्फ 8 मुल्क ऐसे हैं जो हमसे ज़्यादा बुरे हैं 128 में से। तो जिस मुल्क की ये हालत होगी तो वहाँ मीडिया, टीवी, आपने जिसको ऐसे में वही वाली बात है ना, वहाँ जंगल का कानून होगा, वहाँ पर सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट होगा, जहाँ पर आपको पता है कि आपको कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है ना। जस्टिस सिस्टम जो है इफेक्टिवली वो एक इंसान को प्रोटेक्ट करता है। मैं अगर मेरे पास इंसेंटिवाइजेशन नहीं है, लेकिन साफ सी बात है, मैं आज रूल ऑफ लॉ फॉलो करता हूँ तो मुझे प्रोटेक्ट कौन करेगा? मेरी पुलिस करेगी और मेरी जुडिशरी करेगी, राइट। अगर मैं किसी से कॉन्फ्लिक्ट में जाऊँगा और कोई 2 नंबर आदमी आके कॉन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करेगा तो मुझे कोई जुडिशरी रिलीफ देगी।
या अगर मेरे साथ कुछ खुदा ना खास्ता कोई बुरा वाक़या होने लगेगा तो मुझे मेरी पुलिस करेगी। आपने दोनों की रैंकिंग्स बता दी हमारे सामने। अच्छा, मुझे इसमें ये भी बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि तहरीक इंसाफ जिसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि इंसाफ जस्टिस होता है। 2.5 साल में मैंने जस्टिस के बारे में नहीं सुना, मैंने करप्शन के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना है। दैट्स फाइन, आप उनके बड़े क्लोज था करप्शन। मैंने जस्टिस के बारे में कुछ भी नहीं सुना। चलें, मैं ये बात मान लेता हूँ कि जो जुडिशल सिस्टम है वो तो एक एज एन इदारा ही सेपरेट है और उन्होंने अपने रिफॉर्म्स लेकर आने हैं। वो भी बड़ा फैसिनेटिंग था बिकॉज लास्ट ईयर हमने देखा है कोविड के टाइम पे ईद पे लॉकडाउन लग रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 40,000 केसेस के बारे में कुछ नहीं कर रही थी, बट उनको इस पर बड़ा इंटरेस्ट था कि ईद के ऊपर शॉपिंग होनी चाहिए, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे और सो मोटो एक्शंस और केसेस चलते रहे। बट सेपरेटली पुलिस के ऊपर तो आपके पास ऑप्शन थी कि आप ओवरहॉल कर सकते थे पोटेंशियली, बट समहाउ वो नहीं हुआ। और ये सिर्फ इनका नहीं है, ये कंटिन्यूअसली। व्हाट आई फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग, जो आपने 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बोली हैं। एक आपने वो बोली बात एम्परर्स न्यू क्लोथ्स वाली, वो बड़ी इंटरेस्टिंग इस तरह से मुझे लगी कि पाकिस्तान में हमारे जो आम आदमी है ना, जो हर किसी इदारे में कहीं पे भी लगा हुआ है, किसी प्राइवेट सेक्टर में लगा हुआ है, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में लगा हुआ है। मैं जब मैं हवाला दूंगा, व्हेन आई वाज वर्किंग इन द पब्लिक सेक्टर जॉब, everybody that you would talk to off the record one-on-one would tell you all of the problems that exist. Every individual will tell you all of the problems. And every individual will participate in those problems as well. And it baffles you if the entire machinery agrees, why are we still doing it? Yes. Right? Similarly, आपका जो वही वाली बात है कि मैं तो बड़ा डिसहार्ट हुआ था, सच्ची बात है। मेरा 1 साल बड़ा डिसहार्टनिंग था, जब तक कि फिर मैं वापस आया, मैंने लिटरली ना रिहैब लिया अपने घर के अंदर आके वापस, और मैं उसके बाद फिर PTSD मेरा ख़त्म हुआ और फिर मैंने ये स्टार्ट किया। एंड आई हैव हैड द प्लेजर ऑफ टॉकिंग, अभी आपकी आई थिंक 94th या 95th एपिसोड होगी। आई हैव हैड द प्लेजर ऑफ ऑलमोस्ट टॉकिंग टू 100 डिफरेंट पीपल। एंड मेरा सिर्फ जो द रीजन आई एम स्टिल होपफुल, प्रॉब्ली we're at the 1 hour 12 minute mark, and I know we had to talk a lot. You guys don't know he's been to a bunch of Syria, very जहाँ पर एक्टिव वॉर हो रही थी वहाँ पर आपने जाके कवरेज की, उसके बारे में हमने नहीं डिस्कस किया। हमने कराची, ज़ाहिर है आपका एक प्रॉपर वो रहा है, मेरा इसमें लिखा हुआ था आई वांटेड टू सॉर्ट ऑफ रियली गेट इन डीपर इनटू कराची, एंड आई वांट यू टू कम इन फॉर एन एपिसोड ऑन दैट, बिकॉज इस्लामाबाद शहर में हमें जनरली वो एक्सपर्टीज़ नहीं मिलती कि जो हमें बता सके कि कराची में हुआ क्या ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स। बट मैं कॉन्वर्जेशन को थोड़ा सा एंड की तरफ लेकर जाऊँगा, और मैं हर अपने जो गेस्ट होते हैं उनसे मैं पूछता हूँ बिफोर मैं अपना ओपिनियन दूं कि मैंने किस तरीके से इसको परसेप्शन को चेंज होते देखा अपने अंदर। मुझे आप बताएं कि देखें जी, आप 60s में पैदा हुए, 60s और 70s जनरली मेरी आपसे ऑफ कैमरा भी बात हुई है, आपका बड़ा एक अच्छी फॉन्ड मेमोरी है आपकी पाकिस्तान की। मैं अपने वालिदैन से ही पूछता हूँ तो जनरली वो लेट 70s में वो सऊदी अरब निकल गए थे। उनकी जो ज़िंदगी की फॉन्ड मेमोरीज़ है ना, 1992 में वो पाकिस्तान वापस आए, पोस्ट 1977 5 जुलाई 92 से पहले की उनकी सारी जो है ना वो फॉन्ड मेमोरीज हैं, और वो उस 92 से पहले 80s पूरा उन्होंने सऊदी अरब में गुजारा। ठीक है, तो वो जब भी बैठते हैं ना तो वो वाला सारा टाइम याद करते हैं। मेरी जो ज़िंदगी का सारा टाइम है वो जनरली एक एंग्जाइटी इंड्यूसिंग एक्सपीरियंस है उनके लिए। सो आपने वो टाइम भी देखा अच्छे वाला, आपने वो टाइम भी देखा बुरे वाला। अब आपने ज़ाहिर है कि वॉर ऑन टेरर भी देखी, आपने पिछले 10 साल के अंदर वॉर ऑन टेरर ख़त्म होते भी देखी। अब आप प्रॉब्ली एक ऐसा टाइम देख, खैर कोविड इज़ अ ब्लैक स्वान इवेंट, बट बियॉन्ड दैट आप एक ऐसा टाइम भी देख रहे हैं जिसमें इंफॉर्मेशन स्प्रेड फट रहा है। पाकिस्तान में एक अजीब डिसरप्टिव सा एनवायरनमेंट है, फॉर गुड और फॉर बैड। सवाल मेरा आखिर में ये है कि अगले 30 साल में 30 years. So we're looking at 2021 and I'm trying to gauge, मैं देखना ये चाहता हूँ बेसिकली कि मैं जब रिटायर होऊंगा 2050 में 60 साल का होकर रिटायर हो जाऊँगा। जब मैं रिटायर होऊंगा तो उस वक्त मुल्क कैसा होगा आपके ख्याल में? वेयर डू यू सी दिस कंट्री गोइंग? एंड आई डोंट वांट कि अगर ऐसा, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट ये भी करते हैं अगर ऐसा हुआ तो वैसा, अगर वैसा हुआ तो वैसा। मैं कह रहा हूँ जो आपको लग रहा है इस वक्त, जो आपको प्रोबेबिलिटी में हाई लग रहा है, आप थोड़ी तस्वीर कशी करके मुझे बताएं कि पाकिस्तान आपको कैसा नज़र आ रहा है। देखें, देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स। अगर उसने यूं किया या इसने ये नहीं किया तो यूं हो जाएगा यूं, लेकिन आई जस्ट वन थॉट, सिंगल थॉट, कंक्लूजन जो मेरे हिसाब से इससे बहुत बेहतर होगा। उसकी वजह है एक चीज़ जो दुनिया का कोई डिक्टेटर, कोई पोप, कोई रिलीजियस एंटिटी, पावरफुल इंसान नहीं रोक सका, वो है प्रोग्रेस। राइट चाहे वो इक्विपमेंट पे हो, टेक्नोलॉजी की हो, ह्यूमन
अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग्स हो या ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग हो, प्रोग्रेस से यू कैन स्लो इट डाउन. अंगूठा दबा के थोड़े अरसे तक तो आप रोक सकते. 11 साल तक रोकी ना ज़ियाउल ने, हमेशा नहीं रोक सकते. द ओनली वे इज अ वे फॉरवर्ड. यू कैन नॉट गो बैक. राइट. तो मैं अगले 30 साल में पाकिस्तान को बहुत अच्छा देख रहा हूँ, सिर्फ ऑन माई बिलीफ, नॉट ऑन बिलीफ ऑन एनी पॉलिटिशियन. और हाउ डज द आर्मी रिएक्ट्स टू द फ्यूचर इवेंट्स, और हाउ आवर नेबर्स, और वो जो हमारे दुश्मन हैं, हर तरह की दुनिया में दुश्मन है ना, यहूदी भी हमारे दुश्मन है तो इंडिया भी हमारा, उस सब को हटा के द ओनली थिंग आई सी गुड इज़ प्रोग्रेस. और उसकी सबसे बड़ी मिसाल आप हैं. आप मुजम्मिल सैयद मुजम्मिल हसन जैदी साहब, सोशल मीडिया है, यंग वॉइसेस हैं who are bored, who understand more than us when we were at your age. तुम्हारी एज पे हमारे पास इतनी अंडरस्टैंडिंग दुनिया की नहीं थी, इतना एक्सपोजर नहीं था. ये जो आपकी जनरेशन है ना, सैयद मुजम्मिल हसन जैदी की जनरेशन, जिसके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टूल है विच इज सोशल मीडिया, they know things which we didn't know at their age. Right. So you guys know, and you guys are the only hope. मैं तो कहता हूँ वैक्सीन जो है ना, बूढ़ों को ना लगाएं, स्कूल्स में बच्चों को लगाएं. से हम फारिग लोग हैं, forget anybody +40. स्टार्ट 11 साल से लेके आगे तक के बच्चों को स्कूलों में ही वैक्सीन करें. हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इंतहाई, हमने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हमारी जनरेशन ने. हम में से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है. सेव आवर फ्यूचर. सो यू गाइज आर आवर फ्यूचर. और आप जिस कल्चर को कर रहे हैं फेवर, जिसको आप ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है. वो टॉलरेंट है, वो प्रोग्रेसिव है, वो क्रिटिकल थिंकिंग करता है, सबसे इम्पोर्टेंट. और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दे थिंक. राइट. दे हैवंट ड्रैंक फ्रॉम द वेल येट. राइट. सो मुझे तो आइंदा 30 years आया लगता है कि वी विल बी इन अ वेरी गुड हैंड्स. हम नहीं होंगे, लेकिन आई थिंक वी विल बी इन वेरी गुड हैंड्स. चलिए, that's great to hear. क्योंकि मैं जनरली बड़ा होपफुल हूँ और मैं बड़े लोगों से बात करता हूँ, बड़े होपलेस हैं. मुझे पर्सनली एक चीज़ ये लगती है कि होप के बगैर जो है वो प्रोग्रेस पॉसिबल ही नहीं है. यू कांट वर्क फॉर समथिंग इफ़ यू डोंट बिलीव दैट इट कैन एक्चुअली हैपन. बट इसी के साथ साथ आई थिंक जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आई थिंक मेरा जिस तरह एक बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ, आई नो अ लॉट ऑफ अदर पीपल हैव दैट सेम बिलीफ सिस्टम एज वेल, कि अब वो ये हो रहा है कि यार मे बी द गवर्नमेंट इज़ नॉट योर सेवियर. It's not the government that will save you. Maybe government can be used and pushed to create better law, better structures and better policies or whatever. But I think मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात करता हूँ कि maybe he could have been a much more powerful, impactful person अगर वो शौकत खाना वाले राउट को ही आगे लेकर जाते. वही वाली बात है कि ज़रूरी नहीं है, मुल्क बहुत बड़ा होता जा रहा है. उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी जो वो है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आप 10 चीज़ें कर सकते हैं टू एक्चुअली चेंज. एंड आई थिंक वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हमें फैसिनेटिंग चेंज और ग्रोथ नज़र आएगी वो वहीं पर नज़र आएगी. मे बी आई एम नॉट रियली एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट आएगी और आके मैजिकली सब कुछ चेंज कर देगी. लेट्स होप कि उसमें भी हमारे पास लीडर्स ऐसे आए जो कि शायद बेहतर हों. बट बियॉन्ड दैट इज़ वेल, आई थिंक कि जो आपने बात बोली वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग इस वजह से लगती है क्योंकि एक इसकी छोटी सी मिसाल जो कि आजकल मुझे पता है लोगों को बड़ा डिप्रेस कर रही होगी, इसको मैंने भी एक ट्वीट थ्रेड शेयर किया था अपने लास्ट ईयर एक्सपीरियंस के हिसाब से. वो ये था कि अभी AC सियालकोट का एक वाक़या हुआ, आपने फॉलो किया होगा. अच्छा, लोग उसके ऊपर ना कमेंट्री कर रहे थे सुबह शाम बैठ के कि सही हुआ, गलत हुआ, जो पॉलिटिशियन खातून थी वो सही थी या ये वाली खातून ठीक थी. मेरे लिए जो उसमें फैसिनेटिंग चीज़ थी मेरे लिए था कि मैंने साइड से जब देखा ना उसको, मैंने कहा ये वाक़या ठीक है. अच्छा, वाक़या क्यों ठीक है? वाक़या ने कुछ चीज़ें दिखाई. वाक़या ने ये चीज़ें दिखाई कि पहली दफ़ा जनरली पाकिस्तान में ना बहुत सारे इदारे हैं. एक इदारा ऐसा है जिसमें ग्रेड 17 के बंदे को भी आप कुछ बोलें इक्विवेलेंट तो इट्स नॉट टेकन वेरी काइंडली. बाकी सारे इदारों में आप कर सकते थे. पिछली गवर्नमेंट तक आप जो है वो एक AC को चपेट मार के जा सकते थे और कोई कुछ नहीं पूछ सकता था. इस बार एक नया लॉट है जिसने जब आपने उसके बारे में कुछ भी किया, फॉर गुड और फॉर वर्स, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई. उन्होंने कहा ऐसी की तैसी आप कैसे ये कर रहे हैं, तमीज़ होती है, ये होता है वो होता है. जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो पब्लिक आ गई. उन्होंने कहा कि आपकी बात बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन फिर वही तमीज़ कर्टेसी आप पब्लिक को क्यों नहीं शो करते. अब वहाँ पर एक जंग तो चल रही है, लेकिन वो जंग एक एवोल्यूशन लेकर आ रही है, जिस एवोल्यूशन में ना सिर्फ एक इदारे के अलावा बाकी सारे इदारे भी एम्पावर हो रहे हैं. वो भी आके कह रहे हैं कि नहीं यार हमारी वॉइस है, और हम सिर्फ अपने ये नहीं कि हम बस सरीना में बैठ के चाय पियेंगे और हम अपनी इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप रखेंगे.
हम भी एक वो रख सकते हैं, और उसमें जब वो एग्रेशन आता है तो एग्रेशन में फिर बंदा है ना दिखावे के लिए काम करने की कोशिश करता है एटलीस्ट। और दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ रही है, बिकॉज दूसरे लोग कह रहे हैं कि यार ठीक है, अब जो कि आपने ये बात बोल दी है कि इंसानी डिग्निटी तो कॉन्स्टिट्यूशन में थी, तो फिर आप मुर्गा कैसे बना रहे हैं एक दुकान खोलने पे? एंड दैट्स एवोल्यूशन फॉर मी। ये जो रेपिटेशन ऑफ जो हिस्टोरिक रेपिटेशन हमने देखी है, वो इस वजह से देखी है बिकॉज हमारा काम सारा साइलोज में हो रहा था। हम होता क्या था कि हमारा ट्रिकल डाउन होता था, कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता पैसा लेते थे, वो शहर तक आते थे, फिर उनका आहिस्ता आहिस्ता कनेक्शन होता था विद सर्टन पीपल, एंड देन दे वुड एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ सर्टन थिंग्स, एंड देन दे वुड डाई आउट, एंड द न्यू लॉट वुड कम इन एंड दे वुड एक्सपीरियंस द सेम थिंग। आज कुछ होता है और वो गाँव का बंदा भी बैठा देख रहा है, वो सब कुछ उस तरीके से वो इवॉल्व कर रहा है। सो फॉर मी द बिगेस्ट डेटा पॉइंट जो आपने खुद ये वाली बात बोली कि द ओनली थिंग दैट कांट बी स्टॉप्ड इज प्रोग्रेस। आई थिंक आज के ये वो वाला टाइम आ चुका है जिसमें आप ये इमेजिन नहीं, हम आज तक कहते हैं कि गवर्नमेंट शायद किसी दिन इंटरनेट बंद कर दे। गवर्नमेंट नहीं कर सकती ना। आप देखें इंटरनेट बंद करें, लोग they have tried and they failed. Yeah, people will go mad to be very honest. They care, अब हमारे we are so connected to the world. हम कुछ किसी शायद उस पे ना हो कि पढ़ाई एजुकेशन नहीं मिल रही, बट हमारे बच्चे पबजी पे आ जाएंगे कि यार हमें पबजी नहीं खेलने दे रहे। So we are so connected to the world, it's become such a global village. कि आई थिंक वो जो आपकी वाली बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि पीछे तो हम नहीं जा सकते, आगे हम जा सकते हैं। अब उसमें होप का दारोमदार इस चीज़ के ऊपर होगा कि अगर हम होपफुल हुए और हम ये सोच सके कि यार वो जो प्रोग्रेस है उसको हमने ग्रेडियंट को ऊपर लेके जाना है या हमने उसको नीचे रखना है, क्या हम इफेक्टिवली, दुनिया भी प्रोग्रेस करेगी, हम भी प्रोग्रेस करेंगे, और हम उसमें अपने नंबर्स को ऊपर लेकर 107 से हम 90 से 70 से 60 पे आ सकते हैं, नहीं आ सकते। आई थिंक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर 107 पे आज हम हैं, तो अगर हम 110 पे 95 पे जाएं, तो हमें उस चीज़ को कम से कम एक्नॉलेज करना चाहिए कि यार हमने कुछ बेहतर किया है। क्रिटिसिज्म हर वक्त नहीं होना चाहिए। हाँ। कह रहे कि जो एक आदत है, हमारा ओवरऑल नेचर है, हमारे पूरी इस डायस्पोरा जितना भी है हमारा, हर चीज़ को क्रिटिसाइज। हाँ यार कभी छोड़ो यार, कोई अच्छी बात भी तो बता दो ना। और अच्छी बातें हो रही हैं, बिल्कुल होती हैं, डेली होती है, राइट। We just don't discuss them. Yeah. Well, if you start we love misery, and आपको पता है ना, misery loves company. Yeah. So automatically वो ये, the more you glamorize that, you glamorize the criticism वाली चीज़ें, तो automatically वही आपको ज़्यादा नजर आना शुरू होंगी। आप अगर अपनी जो है ना पॉजिटिव चीज़ों को उठाना शुरू करेंगे, आप उन चीज़ों को करना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक कच्चा दिमाग जो है वो कहेगा कि यार ये चीज़ इसके ऊपर, इसको मीडिया अटेंशन नहीं मिल रही है, इसको ये भी मिल रहा है, तो मे बी आई शुड बी गोइंग टुवर्ड्स दैट साइड एज वेल। सर थैंक यू सो मच। 1 घंटा 23 मिनट हो चुका है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पॉडकास्ट आई हैव हैड। Thank you very much for inviting me and letting me out of this my system. Keeping it, I was keeping it. I was not saying to anyone, because I didn't think it made any difference to anyone. No, I think it does, and I think that this is one of the reasons why we created this platform. I would love to have you again. I would love to discuss, Karachi, discuss a lot of other things. Pehle ye ke I wanted to sort of deconstruct you and the thought behind you, and now we can just deconstruct a lot of other things as well. Thank you so much, sir, for coming in. बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो तो एक तो ये कि अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करिएगा, और इसी के साथ साथ यूट्यूब वाले लोग अगर लाइक का बटन दबाएंगे तो हमारी इंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी। साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि साथ हमारे साथ मौजूद हैं, इनका एक मीडिया में बड़ा डिटेल बैकग्राउंड है, ये बड़ी एक कड़ी नज़र रखते हैं पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। मैंने मीडिया वाला, मैंने कहा जी मैं भी इस तरह बोलूँ, तो वो आप अगर इनसे मज़ीद कुछ कॉन्वर्सेशन सुनना चाहेंगे तो क्या टॉपिक्स होंगे, किस चीज़ के बारे में आप मज़ीद डाइव इन करना चाहेंगे? बहुत सारी इन्होंने बातें बोली, अगर आप इनसे डिसएग्री करते हैं, अगर आप एग्री करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीड लव टू हियर सम फीडबैक। इसी के साथ साथ ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाली एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि स्पॉटिफाई पे हमारी पॉडकास्ट अवेलेबल नहीं है। स्पॉटिफाई पाकिस्तान पे नहीं है, अगर आपका रीजन कोई और है दुनिया का तो वहाँ पर आपको अवेलेबल होगी, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक पॉडकास्ट लॉन्च नहीं हुई। इसी के साथ साथ एप्पल और गूगल पॉडकास्ट पे ये ऑडियो पे अवेलेबल है। सो अगर आपको वीडियो पॉडकास्ट वाला जो एक्सपीरियंस है वो बुरा लगता है, यू कैन जस्ट डाउनलोड दैट ऐप बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिसन टू द पॉडकास्ट ओवर देयर। इसी के साथ साथ नीचे दी हुई एक लिंक है जहाँ पर फेसबुक ग्रुप है हमारा TBD कम्युनिटी के नाम से, जहाँ पर हम आपकी फीडबैक भी सुनते हैं, हम आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं, हम एक कॉन्वर्सेशन भी करते हैं। हमारे पास 2300 लोगों की बड़ी इंटरेस्टिंग और वाइब्रेंट कम्युनिटी डेवलप हो गई है। सो यू कैन जॉइन दैट ग्रुप टू बी पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। बट एनीवेज, दिस वाज सईद ज़ैदी, you are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.